जो एक बहुत अहम खबर अली बताएंगे हमें G20 इजलास के हवाले से। बिल्कुल, खबरें बहुत ज़्यादा हैं आज भी, और जो मेन स्टोरीज़ हैं, बड़ी स्टोरीज़ हैं, आपको उससे अपडेट तो रखेंगे, लेकिन साथ में बहुत सारी खबरें ऐसी हैं जो साथ साथ आएंगी, लाइव अपडेट्स आएंगे, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। जैसे कि पहले मैच की बात कर रहे थे, ज़ौक ने बताया कल के मैच के हवाले से, तो सारे इस वक्त इंतज़ार कर रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत का एक बार फिर कल टाकरा होने जा रहा है, और सबकी ख्वाहिश ये है कि दोबारा कहीं वो बारिश वाला मामला लेकिन ना हो अली जाए। उसके लिए रिजर्व डे रख दिया गया है, और रिजर्व डे पे बहुत से टीमों ने एतराज़ात भी पहले उठाए। पहले बांग्लादेश की टीम ने और श्रीलंकन, जिन दोनों टीम्स का आज मैच है, उन दोनों की जानिब से एतराज़ सामने आया था कि हमारे लिए क्यों नहीं रखा गया रिजर्व डे, जिसके बाद एक मुश्तरका एलामिया जारी किया जाता है ट्वीट के ज़रिए। एक ट्वीट सामने आती है जिसमें बोर्ड ये कहता है कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, एशियन क्रिकेट काउंसिल है उन्होंने हमसे पूछ कर ये फैसला लिया है। तो बड़े मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे थे, लेकिन अब चूँकि जो पाकिस्तान इंडिया का मैच है वो बहुत हाई वोल्टेज मैच होता है, पूरी ना सिर्फ पाकिस्तान और इंडियन फैंस की नज़रें बल्कि पूरी दुनिया की नज़रें उस पर मरकूज़ होती हैं। तो पिछला वो मैच जो बारिश की नज़र हो गया, जिसमें ना पाकिस्तान जीत सका ना इंडिया जीत सका, बारिश वो मैच जीत गई थी। तो अब ये खबरें आई हैं कि एक रिज़र्व डे रखा गया है, और अली जब रिजर्व डे रखा जाएगा ना, तो एक ये भी है कि इंडिया को कोई भी दिन फ्री नहीं मिलेगा। पहले ये कहा जा रहा था कि एक दिन उनको फ्री मिलेगा, चलो टीमें रेस्ट कर लेती हैं। इंडियन टीम विल नॉट रेस्ट। ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं भी यहाँ पर आने से पहले एक चीज़ पढ़ा था कि रिजर्व डे पर भी बारिशों की पेशगोई की गई है कि वहाँ पर बारिश होनी है। खैर, हम जो बात कर रहे थे इससे पहले कि आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कल भी हमने नाज़रीन को इस हवाले से अपडेट किया कि एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, गुज़िश्ता रोज़ भी SIFC का इजलास और सरमायाकारी के हवाले से बहुत सारी चीज़ें थी। एलामिया जारी किया गया कि मौशी इंतज़ामी चैलेंजेस और मुल्की मईशत के हवाले से रोड मैप वज़ा कर दिया गया है, जिसके एलामिया में कहा गया कि अस्करी और सिविल हुकाम ने उसमें शिरकत की। इजलास में सरमायाकारी से मुताल्लिक़ अमूर का जायज़ा लिया जा रहा है, और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात हमने आपके साथ शेयर की, और आज के इजलास के हवाले से भी आपको बताएंगे कि आज के इजलास के अंदर क्या डेवलपमेंट्स हुई, ख़ास तौर पर स्मगलिंग के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हैं वो कहाँ तक पहुँची हैं, और मकामी और बैरूनी सरमायाकारी की राह में जो रुकावटें हैं उनके हवाले से क्या लाहे अमल अपनाया गया है। इसी हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं। हमें जॉइन के नुमाइंदा खसूसी सदीक साजिद ने। सदीक, गुज़िश्ता रोज़ तो हमने देखा SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, एलामिया उसका जारी कर दिया गया है। ये बताइएगा कि आज का इजलास का इस वक्त जारी है और अब तक की क्या खबर सामने आई है? जी, 2 घंटे से ये इजलास जारी है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की ज़ेर सदारत, और इसमें जो है हमारी अस्करी क़यादत वो भी मौजूद है, वफाकी काबीना के अरकान, सूबाई वज़रा आला और मुतल्लिक़ा आला सिविल व अस्करी हुकाम शिरकत कर रहे हैं। और जो मुतल्लिक़ा वज़रा की कल ब्रीफिंग्स रह गई थी, और आज उनकी तरफ से जो है वो ब्रीफिंग्स दी जा रही हैं। ख़ास तौर पर मकामी व बैरूनी सरमायाकारी की राह में जो हायल रुकावटें हैं उनको दूर करना, और साथ ही साथ एक ऐसा लाया अमल बनाना मुख्तसर मुद्दत का, तवील मुद्दत का और वस्ती मुद्दत का, जिसका जो है वो बराह रास्त फ़ायदा जो है वो पाकिस्तान के अवाम को हो और मुल्क को फ़ायदा हो। और इसी सिलसिले में जो ख़ास तौर पर ख़जाना, तिजारत, सनतो पैदावार, नेशनल फूड सिक्योरिटी की वजारतें जो हैं वो ब्रीफिंग दे रही हैं। आज के इजलास में सूबाई वज़रा आला अपने अपने सूबों में जो गैर मुल्की सरमायाकारी के हवाले से पोटेंशियल मौजूद है उसके बारे में भी जो है वो ब्रीफिंग देंगे, ताकि वहाँ पर जो है वो सरमायाकारी के हवाले से जो है एक लाया अमल बनाया जा सके। कल निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था कि हमने एक रोड मैप जो है वो मंजूर किया है, और ऐसे इकदाम हम करके जाएंगे ताकि जो आने वाली मुंतखब हुकूमत हो उसके लिए आसानियाँ हों, और पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के हवाले से जो हम इकदाम उठाएंगे, जो आने वाली हुकूमत होगी वो भी उसको उसी अंदाज में आगे बढ़ाएगी, क्योंकि ये ऐसे इकदाम हैं जिसका बराह रास्त फ़ायदा जो है पाकिस्तान के अवाम को होगा। 3 से 4 शोबे जो हैं जिसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, कल के इजलास में भी किया गया था और आज के इजलास में भी उसी के ऊपर फोकस है कि पाकिस्तान में मादनियात का जो शोबा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का शोबा है, लाइफ स्टॉक का है और ज़राअत का शोबा है, यहाँ पर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ठीक है। मौशी चैलेंजेस और इंतज़ामी चैलेंजेस बहुत बड़ा एक मामला है जिस पर आज के इजलास में बात चल रही है। सदीक साजिद, आपने हमें आज के इजलास के हवाले से अपडेट किया। अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। मुल्क की मईशत की तरक्की के लिए रोड मैप वज़ा कर दिया गया है। मकामी और बैरूनी सरमायाकारी की राह में रुकावटों के सद्देबाब के लिए लाहे अमल भी मुरतब कर लिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ होने वाले SIFC की एपेक्स कमेटी के इजलास का एलामिया जारी किया गया। इजलास में मौशी इंतज़ामी चैलेंजेस और मुल्की मईशत की तरक्की के लिए रोड मैप वज़ा किया गया है। जी हाँ, एपेक्स कमेटी ने स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों पर इत्मीनान का इजहार भी किया है। मुल्की
मुआशी बहाली, कारोबारी और सरगर्मियों और दूसरी सरमायाकारी से मुतालिक भी उमूर पर गौर किया जाएगा। मकामी और बैरूनी सरमायाकारी की राह में रुकावटों के सद्देबाब के लिए लाइहा अमल भी मुरतब किया गया है। रेगुलेशन को मौसर और तेज़ बनाने के लिए जामे प्लान पर भी ब्रीफिंग दी गई है। मुआशी तरक्की के अहदाफ के हुसूल के लिए भी मनसूबाबंदी पर मुशावरत की गई है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म ने इस हवाले से अमली इक़दामात की मंजूरी भी दे दी है। निगरान हुकूमत की कलील मुद्दत के बावजूद मुआशी बहाली के मंसूबे पर अमल दरामद यकीनी बनाना है। निगरान हुकूमत की ये जिम्मेदारी है, निगरान हुकूमत की ये प्रायोरिटीज़ भी यही हैं। ये कहना था निगरान वज़ीर-ए-आज़म का। मुल्क मुआशी बहरान से गुजर रहा है, हम सबको सियासत की बजाय मईशत की फ़िक्र पहले करनी चाहिए। मुल्क है तो हम सब हैं। निगरान हुकूमत SIFC के मंसूबों को मुकम्मल करके मुल्क को तरक्की की राह पर डाले। मुल्क मुआशी बहरान से गुजर रहा है, ये कहना है आसिफ अली जरदारी का। उनका बयान सामने आया, हम सबको सियासत की बजाय मईशत की फ़िक्र पहले करनी चाहिए। मुल्क है तो हम सब हैं। निगरान हुकूमत को SIFC के मंसूबों को मुकम्मल करके मुल्क को तरक्की की राह पर डालना है और मुल्क मुआशी बहरान से गुजर रहा है, ये मौक़िफ़ सामने आया आसिफ अली जरदारी का। इसके अलावा एक और अहम चीज़ कि इस पर जो निगरान वज़रा हैं वो भी बात कर रहे हैं, उनके भी बयानात सामने आ रहे हैं। इम्पॉर्टेंट मैटर है और मईशत की बहाली सबसे बड़ा इस वक्त पाकिस्तान को चैलेंज है। गुज़िस्ता रोज़ हमने देखा कि वफाकी वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर ने आइंदा बरस पाकिस्तान को $6 अरब की फ़ाइनेंसिंग मिलने की तवक्को का इजहार किया। वो कहती हैं कि तरसीलात ज़र और बरामदात में कमी से गैर मुल्की ज़खायर पर दबाव बढ़ रहा है। अब मईशत की बहाली के लिए भी इस्लाहात नागुज़ीर हैं। आम शहरी को मुआशी तौर पर खुद मुख्तार बनाना अवलीन तरजीहात में से एक है। IMF की तरफ से नवंबर में मईशत का जायज़ा लिया जाएगा, जिसके बाद दिसंबर तक IMF से कर्ज मिल सकेगा। उन्होंने क्या कहा, पहले सुनते हैं। मेकिंग अ वेरी सिंसियर एफर्ट कि हम अपना रोड मैप डिफाइन करें फॉर ऑगमेंटिंग really the macroeconomic management in the country. इसी वाले से मज़ीद बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन ने। वकार हसन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले जो सबसे अहम सवाल है वो पहले आपसे मैं करना चाहूँगा। आर्मी चीफ ने मुलाकात की ताजुर बरादरी के साथ। हमने देखा कि वो एपेक्स कमेटी के इजलास में भी मौजूद थे, जिसके बाद अब हम ये देख रहे हैं कि सरमायाकार जो है वो कुछ हमें मुतमईन दिखाई दे रहे हैं, कुछ हमें सेटिस्फाइड नज़र आ रहे हैं। मुल्क भर में क्रैकडाउन का सिलसिला इस वक्त चल पड़ा है और जो माफियाज़ हैं उनके खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन किया जा रहा है। इसके अलावा जो स्मगलिंग है उसकी रोकथाम पर भी बहुत सारा काम किया जा रहा है। इस क्रैकडाउन को कैसे देखते हैं आप? इससे क्या आपके ख्याल से असरात इसके सामने आएंगे? और सबसे इंपॉर्टेंटली ये भी बताइएगा कि आप नहीं समझते कि ये काम सिविल गवर्नमेंट जो है उसको बहुत पहले करना चाहिए था? ये अभी जो पाकिस्तान में इश्यूज हैं, आई थिंक दो मेजर इशू हैं इसमें। एक तो नेशनल सिक्योरिटी है और दूसरा इकोनॉमी है। और आई थिंक दिस इज नाउ नोन टू एवरीबॉडी, बच्चे को पता है। और जिस तरीके से अवाम जो है परेशान है बेसिकली बिकॉज ऑफ माफिया। और आपने जिक्र किया जी कि इसमें सिविल गवर्नमेंट का या सिविल ब्यूरोक्रेसी का क्या रोल है। आई एम श्योर उनका कलीदी रोल है। पाकिस्तान में पॉलिसीज की कभी भी कमी नहीं रही, प्लानिंग की कभी कमी नहीं रही। असल बात वही है कि आप इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। और उसके रास्ते भी डॉलर माफिया कर रही थी पाकिस्तान के साथ। और जब क्रैकडाउन शुरू होता, आई थिंक 335 से भी ऑलमोस्ट आज ओपन मार्केट में मैं चेक कर रहा था 300 से भी नीचे आ गया। सो डॉलर भी था लोगों के पास, उसके अलावा लोग उसको खरीदो फरोख्त भी करना चाहते थे। लेकिन माफिया, फिर शुगर माफिया आ जाती है, फिर बिजली की माफिया, फिर गैस के माफिया, एंड दे आर एंट्रेंच्ड एवरीवेयर। एंड अनफॉर्चुनेटली अगर आप सिविल ब्यूरोक्रेसी का इसमें रोल देखें, डेफिनेटली उसके अंदर अच्छे लोग भी हैं। हर जिले में तकरीबन 50 से 60 इदारे हैं फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के, और कोई ऐसी चीज नहीं है जो उनकी लहसे नजर से ओझल हो। मतलब आप सुनते हैं पुलिस है या जैसे महकमा माल है या नया, बट देयर आर 50 to 60 डिपार्टमेंट्स, और बड़े शहर में शायद 70 डिपार्टमेंट्स हो। उसके अलावा आपके इदारे हैं जो ओवरवॉच करते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है, उसके बाद FIA है, एंड सो मैनी, स्टेट बैंक है। डिस्पाइट दैट ऐसे लगता है कि ये फ्री फॉर ऑल है। तो आई थिंक जो एफर्ट अभी हो रही है SIFC के प्रीव्यू में, जिसके लिए आई थिंक दे हैव द सैंक्शन फ्रॉम द लास्ट पार्लियामेंट, और अभी डरहम गवर्नमेंट भी आई थिंक एग्जीक्यूट कर रही है।
तो इस पे फास्ट स्पीड पे आई थिंक जाने के, उस पे टाइम नहीं है पाकिस्तान के पास कि मुशगाफियों में फंसे रहे, इरिस्पेक्टिव ऑफ के आज ठीक है, क्विकली वकार साहब एक सवाल और ले लीजिएगा, वो ये है कि दहशतगर्दी और सरमायाकारी ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जहां पर हम जिक्र करते हैं कि टेररिज्म का, वहां पर क्रैकडाउन इस वक्त चल रहा है। ये सवाल करने से पहले मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर आप लोगों के साथ शेयर कर लूं कि मुल्क भर में बिजली चोरी के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन किया गया है, 21 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, 16 करोड़ से जायद के जुर्माने आयद कर दिए गए हैं। सेक्रेटरी तवानाई राशिद लंगड़ियाल कहते हैं कि बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो चुका है, अभी ये आगाज है, ये बहुत ज्यादा बेरहम और नाकाबिले मुआफी हो जाएगा। अब तक 40 लाख यूनिट बिजली चोरी के 2000 से ज्यादा केसेस का सुराग लगाया जा चुका है। बिजली चोरी के इल्जाम में 21 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिजली चोरी करने वालों पर 16 करोड़ 40 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया है। बिजली चोरी के ज़मन में 1 करोड़ 10 लाख रुपए वसूल हो चुके हैं और ये भी एक क्रैकडाउन जो है उसका सिलसिला जारी है। मैं आपसे एक बार दोबारा सवाल करना चाहूँगा वकार हसन साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो मकामी तबका है या मकामी ताजिर है वो हमें इस क्रैकडाउन से कुछ मुतमईन नज़र आ रहा है, कुछ हमें वो सेटिस्फाइड दिखाई देता है कि क्रैकडाउन चल रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं बैरूनी सरमायाकारी की, तो दहशत गर्दी जो है, एक्सटर्नल थ्रेट जो है, वो उसे किस तरह से मुतासर कर रहा है? जी डेफिनेटली इसमें पाकिस्तान का असल में टाइम वी फॉरगेट इट कि एक तो हमने ऑलरेडी वॉर ऑन टेरर लड़ी है 20 साल से, और ओवरऑल जो उसका इम्पैक्ट आया था डायरेक्ट वाज क्लोजर टू $200 बिलियन, और अगर आप ऐड करें पिछले 20 साल में इकोनॉमी में तो प्रोबेबली अगर ये ना होता तो इकोनॉमी कुड हैव ग्रोन एट फास्टेस्ट रेट इन साउथ एशिया। बांग्लादेश की मिसाल देते हैं, बांग्लादेश को एनवायरनमेंट नहीं मिली। अब इसमें एक्स्ट्रा रीजनल फोर्सेस कहने से अमेरिकन अगर आके अफगानिस्तान में बैठ गए तो आपके पास फिर क्या ऑप्शन रह जाते हैं। सेम इज ट्रू फॉर होस्टाइल एजेंसी, जब वो निकले हैं तो फिर एक फ्रेगमेंटेड गवर्नमेंट छोड़ रहे हैं अफगानिस्तान में, और अभी भी आपने देखा जिस तरह चित्राल में अटैक हुआ, उसके अलावा जो अर्स्टवाइल फाटा के इलाके वहां पे कहीं ना कहीं ये पिन प्रिक्स होती रहती। सो सिक्योरिटी का डेफिनेटली जो है ना इम्पैक्ट है। $200 बिलियन तो आपका डायरेक्ट लॉस था, इनडायरेक्ट लॉस था इन टर्म्स ऑफ परसेप्शन। साफ ज़ाहिर है बाहर से इन्वेस्टर आता है कि उसको अनसर्टेनिटी है कि यहाँ तो सिक्योर नहीं है चीजें, तो शायद वो नहीं लाएगा, तो वो आई थिंक दैट रन्स इनटू ऑलमोस्ट अनदर $1 बिलियन आप ऐड करें। सो दिस द कॉस्ट जो आपने पे की है। अभी दोनों आई थिंक फ्रंट्स पे बड़ा स्पीडली मूव किया जा रहा है। एक तो सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए चाहे ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्रिगेडियर रिटायर वकार हसन हमें ज्वाइन किया है सदर फॉरेक्स एक्सचेंज कमीशन मलिक बोस्तान ने। बहुत शुक्रिया मलिक बोस्तान के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले, इजलास इस वक्त भी जारी है, गुज़िश्ता रोज़ भी आपको पता है इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया और तमाम इदारे एक पेज पर आने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। क्या समझते हैं आप कि जो इस वक्त मुल्क में क्रैकडाउन चल रहा है, दिस इज़ द ओनली की, ये राइट डायरेक्शन में हम आगे बढ़े हैं? बिल्कुल राइट है। उसका नतीजा है कि डॉलर 30 रुपये मार्केट में भी गिरा है और इंटरबैंक में भी गिरा है, और पिछले 3 दिन से जो है अपने रिजर्व में भी इजाफा हो रहा है। डॉलर जो है हमारे एक्सचेंज के मेरे पास इतने डॉलर हैं कि $30 मिलियन 3 दिन में हमने निकाले। आज के बैंक बंद है तो मंडे को लगता है कि इससे भी ज्यादा हमारे पास फ्लो आएगा और हम इंटरबैंक में सेल करेंगे। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन परमानेंट बेस पे हो। जिस तरह टास्क फोर्स बनी है तो सारे अदारों की मिलके किसी एक अदारे पे न छोड़े कि वो उसमें फिर काली भीड़ होती है, वो फिर उनके साथ पक्का फिक्स कर लेती है और फिर जाने देती है। तब जिस तरह जितने भी इन लोग रखते हैं उसके सारे में से बना रहे और FIA को ये राइट दे दी है कि वो जितने भी स्मगलिंग शुदा चीजें उनको वो FIR काट सकते हैं, उनको रोक सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा इक़दाम अल्लाह करे इसमें कामयाब हो। ऐसा लोग पहले की तरह उनके भी बार्डरों की तरह पत्ता बन जाए और फ्री गाड़ी वो पैसे लेते रहे और जाने दे, तो ये फिर सारी के किराए पे पानी फेर देंगे। और मैं समझता हूँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है जिस तरह हुकूमत का काम था उन्होंने खुद संभाल लिया और आज इसका नतीजा भी आपके सामने। तो मैं पूरी कौम उनके साथ है, हम उनके साथ है, और हर आदमी की ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तानी रुपये मजबूत हो, स्मगलिंग खत्म हो, ताकि हम देखो चीनी सस्ती हो गई, डॉलर सस्ता हो गया और ही ज़राती जिंदगी इसी तरह। जब इंटर बैंक का रेट करेगा तो सारी चीजें सस्ती होगी, इंटरेस्ट रेट कम होगा, इन्फ्लेशन कम होगा और रिजर्व भी बढ़ जाएंगे और पाकिस्तान अपने पांव पे खड़ा हो जाएगा। ठीक है मलिक बोस्तान, बहुत शुक्रिया आपके वर्क के लिए। ब्रिगेडियर रिटायर वकार हसन, आपने अपने मौक़िफ़ से हमें आगाह किया। यकीनी तौर पर हमें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त मईशत की बहाली के लिए सरमायाकारी है, और उस हवाले से हमने देखा कि इजलास मुनक़्क़िद किया गया और तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेने की भरपूर कोशिश की जा रही है।
Once again, viewers, welcome back to Pakistan Live. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कराची से ठट्टा के लिए रवाना हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी सिंध के रहनुमा अब्दुल वाहिद सोमरो से उनकी रिहाइशगाह पर ताज़ियत करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का ठट्टा समेत काफिले की गुजरगाहों पर जगह जगह फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल भी होगा। बिलावल भुट्टो बदीन में डॉक्टर सिकंदर मेंद्रो के इंतकाल पर अहले खाना से ताज़ियत करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी आज हैदराबाद में क़याम भी करेंगे, जबकि इतवार को हैदराबाद में पानी के मनसूबे का इफ्तिताह भी किया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी कराची से ठट्टा के लिए रवाना हो चुके हैं। उनकी मसरूफियात क्या होंगी, इस हवाले से डिटेल्स भी जानेंगे। जगह जगह उनका फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल भी किया जाएगा। बिलावल भुट्टो बदीन में डॉक्टर सिकंदर के इंतकाल पर उनके अहले खाना से ताज़ियत भी करेंगे। इसके अलावा वाटर मंसूबे का इफ्तिताह भी उनके इस दौरे में शामिल होगा। मज़ीद उनकी क्या मसरूफियात होंगी, नुमाइंदे से भी जान लेंगे। आफ्ताब मुगीरी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, डिटेल्स उनसे लेते हैं। आफ्ताब, बताएगा बिलावल भुट्टो का ये दौरा कितना तवील होगा और उनकी मसरूफियात क्या क्या होंगी, इस वक्त वो कहाँ मौजूद हैं? देखिए जी, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साबिक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो कराची से जो है सिंध के मुख्तलिफ अजला के दौरे के लिए निकल चुके हैं। इस वक्त वो घारो क्रॉस कर रहे हैं। घारों पे उनका शानदार इस्तकबाल किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मकामी रहनुमा और कारकुनों ने जो है बिलावल भुट्टो की गाड़ी पे फूल की पत्तियों से निशावर करते हुए अपने कायद का इस्तकबाल किया। और ख़ास तौर पर बिलावल भुट्टो जो सिंध में तरक्याती मंसूबे हैं और ख़ास तौर पर जो आने वाले इलेक्शन का जो कह सकते हैं कि मूवमेंट है, उसका दाफ्ता जो है यहाँ से आगाज करेंगे। ठट्टा जो है उन्होंने पहला पड़ाव ठट्टा करेंगे, उसके बाद हैदराबाद के साथ साथ सिंध के मुख्तलिफ अजला में जो है उनका इस्तकबाल किया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन कई और लोग जो है इन 2-3 बरस में जो पीपल्स पार्टी से वाबस्ता थे वो इंतकाल कर हैं। कारकुनान की रिहाइशगाह पे भी जाएंगे। ठीक है, कारकुनान मौजूद है, उनका फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल भी किया जाएगा। आफ्ताब मुगीरी, बहुत शुक्रिया आपका, हमें डिटेल्स शेयर कर रहे थे। अभी एक ब्रेक लेंगे, बहुत सी और ख़बरें आपसे शेयर करेंगे। एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। ये है कि आवाम पर एक बार फिर से पेट्रोल बम के बाद अब दूसरे भी गैस के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि बिजली की कीमतें तो बढ़ गई हैं, गैस की कीमतें भी बढ़ सकती हैं और आइंदा हफ्ते गैस की कीमत में 50% से ज़ायद इजाफा मुतवक्के है। बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ हमने बताया कि पेट्रोल के हवाले से भी खबर दी और ये भी बताया कि बिजली की कीमत में इजाफा हो गया। अब एक बार खबर ये सामने आ रही है कि गैस की कीमत में इजाफा हुआ। गैस सेक्टर का सालाना नुकसान 350 अरब रुपये है। सुई नॉर्दर्न के टैरिफ में 415 रुपये फ़ी MMBTU इजाफा होगा। सुई सदर्न के लिए 417 रुपये फ़ी MMBTU इजाफा किया जाएगा। LNG और कुदरती गैस के आमदी टैरिफ के फ़र्क को IMF मुआहदे के मुताबिक गैस की कीमतों का इतलाक 1 जुलाई से होगा। आवाम पर एक और बोझ डालने की तैयारी कर ली गई है। गैस के शोबे के नुकसानात आवाम पर मुंतकिल करने का फैसला किया गया है। आइंदा हफ्ते से गैस की कीमत में 50% से ज़ायद इजाफा होगा और मजमूई तौर पर गर्दिशी कर्ज बढ़ सकता है और 2700 अरब तक अब ये कर्ज पहुंच चुका है। सुई नॉर्दर्न के टैरिफ में 415 रुपये फ़ी MMBTU इजाफा होगा। सुई सदर्न के लिए 417 रुपये फ़ी MMBTU इजाफा होगा। हुकाम के मुताबिक LNG और कुदरती गैस के दरामदी टैरिफ के फ़र्क को भी ख़त्म किया जाएगा। शबिया नकवी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद डिटेल्स लेंगे। शबिया नकवी, क्या वजूहात बताई जा रही हैं, जो खबरें सामने आ रही हैं कि 50% तक इजाफा होगा गैस की कीमतों में, उसके पीछे वजूहात क्या बताई गई हैं? जी बिल्कुल, एक बार जो फिर हम ये देखें तो गैस के शोबे की जो नुकसानात हैं वो आवाम पर मुंतकिल करने का फैसला किया गया है और आइंदा हफ्ते जो गैस की कीमतों में 50% से ज़ायद इजाफा होगा। ज़राए का यही कहना है कि वजारत तवानाई ने फैसला कर लिया कि क्योंकि एक वजह तो यह है कि गैस सेक्टर का जो सालाना नुकसान है वो 350 अरब है और मजबूरी गर्दिशी कर्जों की अगर बात की जाए तो वो 2700 अरब तक पहुंच चुकी है। तो ज़राए यही बता रहे हैं कि सुई नॉर्दर्न के टैरिफ में 415 रुपये फ़ी MMBTU इजाफा होगा, जबकि सुई सदरन के लिए जो है 417 रुपये फ़ी MMBTU इजाफा होगा। ओगरा पहले ही जो है इसकी मंजूरी दे चुकी है। अब फैसला जो है वो वफाकी हुकूमत ही करना है, जबकि वफाकी हुकूमत ने ही फैसला करना है। बहुत शुक्रिया आपका शबिया नकवी। जहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अवाम पर बोझ डालने की तैयारी की जा रही है, अवाम के मुश्किलात में इजाफा, और वहीं पर हम बात कर लेते हैं आज के एक और अफसोसनाक खबर के हवाले से कि मराकश की अवाम पर क़यामत टूट पड़ी है। मराकश में तबाहकुन ज़लज़ले में जाँ बहक अफराद की तादाद अब 820 हो चुकी है। इमारतें गिरने से मुतादिद अफराद मलबे तले दब गए। 600 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं। 6.8 शिद्दत के ज़लज़ले ने
हर तरफ तबाही मचा दी। अस्पतालों में वहाँ पर एमरजेंसी नाफिज की जा चुकी है। मवासलाती निज़ाम बुरी तरह मुतासर हो चुका है। बिजली बंद होने से इलाके तारीकी में डूब गए हैं। जलजले का मरकज़ बताया जा रहा है कि मराकश शहर से 75 किलोमीटर दूर अतलस का पहाड़ी सिलसिला था और गहराई बताई जा रही है कि 18.5 किलोमीटर इस जलजले की गहराई रिकॉर्ड की गई। आगे बढ़ें और आपको एक और अहम मामले के हवाले से हम बात कर रहे थे कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत सरमायाकारी काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास जारी है, जिसमें अस्करी और सिविल हुकाम की शिरकत। इजलास में सरमायाकारी से मुतालिक अमूर का जायज़ा लिया जा रहा है और इस हवाले से हमने आपको पहले भी अपडेट किया कि 2 घंटे से ज़ायद का वक्त हो चुका है कि ये इजलास जारी है और इस इजलास में तमाम तर मुआशी चैलेंजेस का जायज़ा लिया जा रहा है। इजलास में अस्करी और सिविल हुकाम की जानिब से शिरकत की गई है। हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा खसूसी सदीक साजिद ने। सदीक, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये इजलास 3 घंटे अब हो गए हैं। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जारी है और इस खसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी के इजलास में आला अस्करी क़यादत, सूबाई वज़राए आला, मुतल्लिका वफाकी वज़रा, सेक्रेटरीज वो भी शिरकत कर रहे हैं। खास तौर पर जो मुआशी और इंतजामी चैलेंजेस हैं उनसे किस तरह निपटा जाए, इस हवाले से एक रोड मैप जो है वो तश्कील दिया गया है। अब उस रोड मैप के ऊपर अमल दरामद के हवाले से मुख्तलिफ वजारतें जो हैं वो अपनी अपनी ब्रीफिंग्स जो है वो दे रही हैं। खासतौर पर कि मुल्क में सरमायाकारी को, गैर मुल्की सरमायाकारी को किस तरह फ़रोग दिया जाए, इस हवाले से तजावीज़ जो है वो सामने रखी गई हैं। फिर उन तजावीज़ के ऊपर एपेक्स कमेटी जो है वो अमल दरामद के हवाले से अहकामात जो है वो जारी करेगी। जी ठीक है सदीक, ये भी बताइएगा कि इस इजलास में किस किस ने आज शिरकत की? इसमें जो एक तो जो एपेक्स कमेटी के अराकीन हैं वो वफाकी वज़रा हैं, सूबाई वज़राए आला हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिफ मुनीर हैं और उसके साथ साथ जो वफाकी वज़ीर है वो मौजूद है। और ये जो रोड मैप कल जिसको जो तश्कील दिया गया था उसके ऊपर अमल दरामद के हवाले से। ठीक है सदीक साजिद, आपने हमें अहम तफसीलात से आगाह किया, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। इसी अहम मामले पर हमने देखा एपेक्स कमेटी का जहाँ पर इजलास जारी, वहीं पर आसिफ अली जरदारी का भी स्टेटमेंट सामने आता है। वो कहते हैं मुल्क मुआशी बहरान से गुजर रहा है, हम सबको सियासत के बजाय मईशत की फ़िक्र पहले करनी चाहिए। मुल्क है तो हम सब हैं। निगरान हुकूमत SIFC के मनसूबों का मुकम्मल मुल्क को तरक्की की राह पर डाले। मुल्क मुआशी बहरान से गुजर रहा है। आसिफ अली जरदारी का ये स्टेटमेंट सामने आया। मुल्क है तो हम सब हैं और उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत को मुल्क को तरक्की की राह पर डालना होगा। जहाँ पर मुल्क भर में मईशत की बहाली के लिए क्रैकडाउन का अमल जारी है, वहीं पर मुल्क भर में बिजली चोरी के खिलाफ भी बड़ा क्रैकडाउन किया गया है। 21 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। 16 करोड़ से जायद के जुर्माने आयद किए गए हैं। सेक्रेटरी तवानाई राशिद लंगड़ियाल कहते हैं कि बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। अभी ये तो आगाज़ है, ये बहुत ज़्यादा बेरहम और नाकाबिले मुआफ़ी हो जाएगा। अब तक 40 लाख यूनिट बिजली चोरी के 2000 से ज़्यादा केसेस का सुराग लगाया गया। बिजली चोरी के इल्ज़ाम में 21 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। बिजली चोरी करने वालों पर 16 करोड़ 40 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। बिजली चोरी के ज़िम्न में 1 करोड़ 10 लाख रुपए वसूल हो चुके हैं। आगे बढ़ें और कुछ सियासी मंजरनामे से भी खबर शामिल करें तो सियासी मंजरनामा तब्दील होने वाला है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी आज फिर इलेक्शन कमीशन के हक में उन्होंने एक बयान दिया है और वो वापस आ चुके हैं, वतन वापस आ चुके हैं आसिफ अली जरदारी साहब। उन्होंने बयान ये दिया है, कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तमाम मेंबरान पर हमें पूरा एतमाद है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से आइन के मुताबिक इंतखाबात करवाने का मुतालबा भी कर दिया है। मजीद कहा है कि मरदमशुमारी के बाद इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियाँ करवाने का पाबंद है। इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात कराने का मुतालबा कर दिया है। पाकिस्तान पीपल्स की पार्टी की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि इलेक्शन करवाए जाएँ और जल्द अज जल्द इंतखाबात की तरफ जाया जाए। मरदमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियाँ ज़रूरी हैं। मरदमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियाँ ज़रूरी हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने ये कहा है और इलेक्शन कमीशन के हक़ में बयान दिया है। उनका एतमाद है इलेक्शन कमीशन पर और वो कह रहे हैं कि उन्हें पूरा यकीन है कि इलेक्शन कमीशन मुकर्ररा वक्त पर ही इलेक्शन करवाएगा। इससे पहले बिलावल भुट्टो का भी गुज़िश्ता रोज़ आयशा ये बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन 90 रोज़ में होने चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं, आयन के मुताबिक होने चाहिए। फिर उस पर हमने देखा कि तलाल चौधरी बड़े हमें बरहम नज़र आया और उनका कहना यह था
कि ये अच्छा, चीज़ जो है वो आप कह रहे हैं, मुगीरी- ये चीज़ जो आप कह रहे हैं, ये आपको पता था कि इलेक्शन ताखीर से होंगे, फिर भी आपने ये बयान क्यों बिल्कुल, दिया? ये बयान भी सामने आया है। आफ्ताब मुगीरी साहब हमारे साथ मौजूद है लाइन पर, उनसे डिटेल्स ले लेते हैं। आफ्ताब, बताइएगा ये जो बयान सामने आ रहा है और नून लीग की जानिब से भी बयानबाजी की जा रही है, और पहले ये खबरें आ रही थी कि नई मरदमशुमारी पर इलेक्शन होंगे, तो नई मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियों के लिए एक मखसूस वक्त दरकार होता है। अचानक से ऐसा क्या हुआ है कि पीपल्स पार्टी ने इस मुतालबे पर बहुत ज़्यादा जोर देना शुरू कर दिया है? देखिए जी, आसिफ जरदारी कई दिनों से जो है अपने सियासी जो लीडरशिप है, जो उनकी पार्टी की, यकीनी तौर पर जो है उनसे जो है सलाह मशवरे कर रहे थे, और ख़ास तौर पर सिंध के जो है सीनियर वुज़रा और पंजाब की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, KPK और बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर के तमाम लोगों से मुशावरत चल रही थी, और इलेक्शन के हवाले से भी ये तय पाया कि इलेक्शन जो है जल्द से जल्द होने चाहिए, क्योंकि मुल्क अब जो इस वक्त कह सकते हैं कि एक अनारकी का शिकार है, जिसमें पाकिस्तान में खास तौर पर जो कह सकते हैं कि एक सियासी बुहरान जन्म दिया है, वो जल्द से जल्द खत्म हो और इलेक्शन में तरफ जाया जाए, जैसे कि लोग दोबारा इलेक्ट होकर इस ऐवान में बैठे। जैसे कि आज का बयान भी बड़ा अहमियत का हामिल है आसिफ अली जरदारी का, कि उन्होंने आज भी यही बिलावल भुट्टो और दीगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुख्तलिफ टॉक शो और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते आ रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है वो बड़ा अहम है, तो वक्त इलेक्शन होने। ठीक है आफ्ताब मुगीरी, बहुत शुक्रिया आपका। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने 90 रोज़ में इंतखाबात का मुतालबा कर दिया है, और बहुत गुस्से में वो दिखाई दे रहे थे अली जिस वक्त उन्होंने ये मुतालबा किया। बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट ये बात बोली है कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। कराची में वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे, इलेक्शन कमीशन पर उन्होंने शदीद तनकीद भी की है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने 4 साल की कारकर्दगी से अपनी साख को अवाम के सामने साबित कर दिया है। उनका मजीद कहना था कि इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख और शेड्यूल का ऐलान करना चाहिए। उन्होंने क्या कहा, पहले सुनते हैं। उनको हम हौसला दिलवाना चाह रहे हैं, उनको हम बताना चाह रहे हैं कि घबराना नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा है कि इलेक्शंस जल्द से जल्द करवाया जाए, इलेक्शंस आइन के मुताबिक करवाया जाए, इलेक्शंस 90 दिन में हो, ताकि हम वो इलेक्शंस जीत के पाकिस्तान के अवाम का खिदमत कर सके, पाकिस्तान का अवाम को इन मुश्किल मुआशी सूरत हाल से निकाल सके। एक जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जारहाना पॉलिसी अपनाते हैं, इलेक्शन कमीशन को टारगेट करते हैं और बड़े गुस्से में बात करते हैं, और वेरी नेक्स्ट डे आसिफ अली जरदारी साहब उनके हक में बयान दे देते हैं कि हमें पूरा एतमाद है इलेक्शन कमीशन पर कि मुकर्ररा वक्त में ही वो इलेक्शन कराएंगे। तो ये पॉलिसी कुछ समझ नहीं आ रही है, इस पर भी हम बात करेंगे, एक्सपर्ट्स की राय भी लेंगे। लेकिन एक और ये अहम मामला कि नून लीग और पीपल्स पार्टी अब से 1 महीना भी नहीं हुआ, अभी निगरान सेटअप आया है, उससे पहले तक नून लीग और पीपल्स पार्टी हर जगह साथ साथ थे, जो फैसले लिए जा रहे थे वो साथ साथ लिए जा रहे थे, इत्तेहाद था, बड़ा मोहब्बत और खूब प्यार का रिश्ता था। लेकिन अब अचानक से ऐसा क्या हुआ है कि निगरान सेटअप के आते ही दोनों में बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया है, ब्लेम गेम शुरू हो गई है, और वो ब्लेम गेम खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। नई मर्दमशुमारी के साथ हल्का बंदियां होती हैं, क्या ये बिलावल भुट्टो को नहीं पता था? ये तलाल चौधरी साहब बड़े गुस्से में कह रहे हैं, मर्दमशुमारी को नोटिफाई किया तो क्या नहीं पता था कि इलेक्शन आगे जाएंगे? ये तलाल चौधरी एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने बात की है और कहा कि इलेक्शन 90 रोज़ के अंदर अंदर लाजमी है। पीपल्स पार्टी की जानिब से कुछ बयान सामने आता है जिस पर नून लीग जवाबी बयान देती है। ये भी बातें हो रही हैं कि हल्का बंदियां 90 रोज़ में इंतखाबात कराने में रुकावट नहीं है। जमहूरी होने के साथ आपको हकीकत पसंद भी होना चाहिए। तलाल चौधरी आगे से ये जवाब देते हैं और कहते हैं कि जिस शहर में आप मोबाइल फ़ोन लेकर नहीं घूम सकते आज़ादाना तौर पर, वहाँ कौन सरमायाकारी करेगा? ये कराची शहर के हवाले से बात करें तलाल चौधरी साहब। तलाल चौधरी, पहले तंजीम साजी पर तवज्जो दें, फिर पंजाब में हमारा सियासी मुकाबला करें। ये पीपल्स पार्टी आगे से जवाब दे रही है। अच्छा, राना एहसान अफजल हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना साहब, ये इत्तेहादी गवर्नमेंट थी पीडीएम की, बड़ी प्यार मोहब्बत थी, अचानक से क्या हो गया है कि पीपल्स पार्टी को आप अच्छे नहीं लगते हैं, नून लीग के खिलाफ ऐसी बयानबाजी आती है, ब्लेम गेम शुरू हो गई, दोनों तरफ से नाराज़गी कहाँ हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल से क्योंकि अब हम इलेक्शंस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इस वजह से हर पार्टी जो है वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग जो है वो करना चाह रही है। ख़ास करके पीपल्स पार्टी लग रहा है कि इस मकसद के ऊपर गामजन है।
देखें, अवाम बड़ी अक्लमंद है, वो जानती है कि CCI के अंदर ये लोग शामिल थे, इनके चीफ मिनिस्टर वहाँ मौजूद थे और दीगर सीनियर रहनुमा वहाँ मौजूद थे, और वहाँ यूनानिमसली फैसला हुआ कि हमने नए सेंसस के मुताबिक अगले इलेक्शन करने। अब आज ये कहना, जब 60 दिन रह गए हैं 90 दिन पूरे होने में, कोई इलेक्शन का स्केड्यूल नहीं अनाउंस हुआ, कोई ऐसे तासर नहीं है कि 90 दिन में इलेक्शन हो रहे हैं, तो आप सिर्फ खाना पूरी करने के लिए 90 दिन का नारा लगा दें, वो तो हम भी लगा सकते हैं, लेकिन नजर आ रहा है कि इलेक्शंस जनवरी में के अच्छा राणा साहब, इलेक्शन कमीशन के जो इजलास हो रहे हैं सर, उसमें एजेंडे में शामिल नहीं है इलेक्शन की तारीख, दूर दूर तक कोई इनका एजेंडा नहीं है अभी तक इलेक्शन कमीशन का। देखें, मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन की डेट अनाउंस कर देनी चाहिए है, डीलिमिटेशन के बाद अनाउंस कर दें, यानी कि उसके बाद की डेट अनाउंस कर दें, लेकिन आज कल में कर दें, ताकि ये जो एक कन्फ्यूजन, गो मगो की सूरत हाल, एक डिबेट बनी हुई है पूरे मुल्क में, अवाम भी कन्फ्यूजन का शिकार है कि इलेक्शन कब हो रहे हैं, तो डीलिमिटेशन अगर वो नवंबर एंड में मुकम्मल कर लेते हैं तो इसका मतलब है जनवरी एंड या फरवरी के शुरू में इलेक्शन जो हैं वो मुतवक्के हैं। तो नेक्स्ट ईयर फरवरी के। अच्छा राणा साहब, वो अभी आपकी पार्टी की जानिब से भी ये भी बयानात सामने आए हैं कि अगर टेक्नोक्रेट सेटअप को प्रोलॉन्ग कर दिया जाता है, ये निगरान सेटअप आगे तक चला जाता है मुआशी तौर पर मुल्क के जो हालात हैं उनको बेहतर बनाने के लिए, तो नून लीग PTI के साथ खड़ी होगी एहतजाज में, ये भी खबरें हैं, ये भी बयानात आते हैं, आपके अपने लीडर्स देते हैं, तो इसमें कितनी सदाकत है? जमहूरियत का तकाजा है कि इलेक्शंस हो। इलेक्शंस अगर एक आईनी प्रोसेस की वजह से डिले है, क्योंकि हल्का बंदी भी जो है या सेंसस की इम्प्लीमेंटेशन भी एक आईनी अमल है, तो उसमें कोई कबाहत नहीं है, लेकिन उसके बाद कोई गैर आईनी डिले हो, वो कोई जमात भी जो जमहूरियत से जिसका तल्लक है वो उसको कबूल नहीं करेगा। तो हमारा भी यही मौक़िफ़ है कि डीलिमिटेशन के फौरन बाद इलेक्शन अनाउंस हो जाने चाहिए, बल्कि अभी भी अगर अच्छा, इलेक्शन की डेट। राणा साहब साथ ही रहे, हसन मुर्तज़ा भी ज्वाइन कर चुके हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम हसन साहब, पीपल्स पार्टी जैसे आपके चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब एक दिन बयान देते हैं, इलेक्शन कमीशन को बड़े जारहाना अंदाज में मुखातिब करके कहते हैं कि इलेक्शन कराएं, और वेरी नेक्स्ट डे आसिफ अली जरदारी साहब बड़े नरम प्यार मोहब्बत से इलेक्शन कमीशन पे एतमाद का इजहार कर देते हैं। सर ये चल क्या रहा है, समझ नहीं आ रही। आसिफ जरदारी साहब की बात को लेके आगे चलें या जो आपके पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो साहब, उनकी बात को आगे लेके जाया जाए? नहीं, उनका कोई मौक़िफ़ मुख्तलिफ तो नहीं है, उनका एक ही मौक़िफ़ है कि इलेक्शन 90 दिन में हो, और मेरा ख्याल है ये कोई इतना बुरा मौक़िफ़ भी नहीं है, और इलेक्शन कमीशन से ये मुतालबा है, किसी सियासी जमात से मुतालबा भी नहीं है, तो ये तो इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए। यहाँ इलेक्शन कमीशन के बिहाफ पे कई और लोग और जमातें जो हैं वो जवाब दे रही हैं, जो तशवीशनाक है। समझ नहीं आता कि वो इलेक्शन नहीं चाहते या उनका क्या मकसद है, क्योंकि उनको तो कभी ना मुखातिब किया गया है, ना उनसे मुतालबा किया गया है, ना ही इस पोजीशन में है कि वो कुछ दे पाएंगी। ये तो इलेक्शन कमीशन का और एक पॉलिटिकल पार्टी का है कि एक पॉलिटिकल पार्टी ये कह रही है कि आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाएं। अच्छा हसन साहब, तलाल चौधरी साहब एक टॉक शो में बैठ के कहते हैं कि पीपल्स पार्टी को सब पता था कि जब हम नई मर्दमशुमारी के तहत इलेक्शन कराएंगे हल्का बंदियों में टाइम लगेगा, तो ये अब क्यों इतना शोर मचा रहे हैं और सिर्फ अब खाना पूरी की जा रही है, ये तलाल चौधरी साहब कह रहे हैं। मैं तो तलाल चौधरी साहब को किसी किस्म का जवाब नहीं देना चाहता जी, काबिल एहतराम है, तो एक सियासी कारकुन है, मैं तो उन्हें इस बात का जवाब नहीं देना चाहता, लेकिन तलाल चौधरी साहब को भी चाहिए कि वो इलेक्शन कमीशन का स्पोक्स पर्सन ना बने। कोई PMLN से हम मांग रहे हैं इलेक्शन 90 दिन के अंदर, PMLN को क्या एतराज हो सकता है कि हम पीपल्स पार्टी एक मुतालबा कर रही है। हसन मुर्तजा साहब, राना एहसान अफजल भी साथ ही मौजूद हैं। राना साहब, ये हसन साहब कह रहे हैं, मैं तो उन्हें कुछ नहीं सर उनसे पूछ लेते हैं। सर एक सेकंड दीजिएगा। राना साहब, आप स्पोक्स पर्सन है इलेक्शन कमीशन के, नून लीग स्पोक्स पर्सन है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और मैं तो ये आपको देखें, ये हर एक का हक है कि वो जो मर्जी मुतालबा करे इलेक्शन कमीशन से, जो मर्जी अपने मौक़िफ़ के मुताबिक मुतालबा करे, लेकिन यहाँ हमें ये देखना है क्या हमें नजर आ रहा है कि 60 दिन में इलेक्शन हो रहे हैं? अगले 60 दिनों में ऐसा तो नहीं हो रहा ना।
तो फिर ये डीलिमिटेशन, इसलिए मैं समझता हूं, मैंने तो पहले भी कहा, मैं फिर दोहराता हूं, मैं समझता हूं इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो इलेक्शन की डेट अनाउंस करते, चाहे अच्छा वो हसन जनवरी साहब, एंड राणा की साहब, हो हसन या साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। अच्छा हसन साहब, कहीं पॉइंट स्कोरिंग तो नहीं कर रही है पीपल्स पार्टी? ये राणा साहब की बड़ी जायज और माकूल और मुनासिब बात है कि इलेक्शन कमीशन को उस पर बयान जारी करना चाहिए या डेट दे देनी चाहिए या वो अभाम खत्म करना चाहिए कि तलाल चौधरी साहब का काम नहीं है। जो तलाल चौधरी साहब ने पकड़ा हुआ है वो काम दुरुस्त नहीं है। राणा साहब ने बड़ी जायज बात की है सही, और हम fair भी यही enough। कहते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन से हमारा मुतालबा है। सही। देखिए, अब हमने कोई मुतालबा अगर किसी भी हुकूमती या रियासती मशीनरी से करना है तो उसके लिए हमें किसी सियासी जमात से इजाजत की तो जरूरत नहीं है। और फिर हम कल तक इकट्ठे रहे हैं, हम कोई चीज होगी इलेक्शन कमीशन बुला के वो अगर किसी जमात का मौका पूछना चाहता है सही, तो fair इलेक्शन enough। कमीशन। हसन साहब पॉइंट आ गया आपका। राना एहसान अफजल, बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त का। हसन मुर्तज़ा साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इदारों से जो जमहूरी ममालिक में अगर जो अवाम हैं वो मुतालबा करती हैं इलेक्शन के हवाले से, तो ये जायज़ मुतालबात हैं, इस पर हम मज़ीद भी बात करेंगे। अली, आपके पास आप कुछ कहना चाह रहे थे, पहले ऐड कीजिएगा। मैं आपकी वो बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। राना साहब ने स्टार्ट में ये बात पहले कर दी थी कि ये इलेक्शन से पहले पॉइंट स्कोरिंग जो है वो वाला मामला नजर आ रहा है, तो उससे आपके ख्याल में भी लग रहा है पॉइंट स्कोरिंग? ऑफ कोर्स वेलकम बैक टू पाकिस्तान लाइव। और आप कुछ जिक्र करेंगे चेयरमैन तहरीक इंसाफ का। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। आईनी दरख्वास्त में ये इस्तदा की गई है कि अदालती फैसला आने तक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी कानून को मुअत्तल किया जाए। चीफ जस्टिस के अदालती मुआवन के जरिए सवाल भिजवाया गया है। विफाक के वकील ने इस हवाले से ये आपको बताएं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। मैं ज्वाइन किया है माहिर कानून अशतर औसाफ ने। अशतर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी कानून के ऊपर जो है वो रुजू किया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब। क्या समझते हैं आप, कैसा देख रहे हैं आप इस मामले को? को देखते हैं और ये कंट्रोवर्सी अब तो कोर्ट में चली गई है। इससे पहले तो ये टेलीविजन की और अखबारों की और आर्टिकल्स इसमें लिखे गए और ये जीनत बनी रही है डिस्कशन की। दो तीन बातें बड़ी इसमें इम्पोर्टेंट हैं। एक तो ये कि जो पिटीशन है उसमें कहा गया है ये कानून जो बनाए गए हैं ये मुतसादम हैं आर्टिकल 10A से आइन के। तो कानून, इसका मतलब है वो पीटीआई के चेयरमैन मानते हैं ये कवानीन एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि ये गैजेट हो चुके हैं, ये पब्लिश हो चुके हैं, ये प्रोमलगेट हो चुके हैं। तो इसीलिए तो उन्होंने इसको चैलेंज किया और कहा है कि चूंकि मुतसादम है आइन से, इसलिए उसको कलादम करा दिया जाए। लेकिन साथ में वो ये भी कहते हैं कि सदर मुमलकत ने ये कहा कि उन्होंने उस पर दस्तखत नहीं किए। ये बात जो है ये कॉन्ट्रडिक्टरी है, आपस में उसकी कोई रिकंसिलिएशन नहीं हो सकती। लेकिन हम जरूर देख लेते हैं कि आइन में इसके मुतालिक क्या लिखा गया है। सबसे पहले तो हमें समझने की जरूरत है कि हमारा आइन जो है वो सदारती निज़ाम हुकूमत का नहीं है, वो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत का है और इसमें पार्लिमान जो है वो फौकियत रखती है। ठीक है, हमें ज्वाइन किया है इरफान कादिर ने, साबिक अटॉर्नी जनरल हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कैसा देख रहे हैं आप इस दरख्वास्त को जो दायर की गई साबिक वज़ीर आज़म चेयरमैन पीटीआई की जानिब से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी कानून के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया, आपके इस पर क्या अंडरस्टैंडिंग है? जी, मुझे तवक्को थी कि ये दायर होगी क्योंकि वो जो प्रेसिडेंट साहब ने जो इक़दाम किया, जो उन्होंने ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा कि इस कानून को गैर जी इरफान कादिर, हमें सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। बहुत वक्त के लिए इरफान कादिर और आपने हमें वक्त दिया।
बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आगे बढ़ेंगे और कुछ इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि मौसम बहुत अच्छा होने वाला है। सियासी मंजरनामे तो हम बात कर ही रहे हैं जहाँ पे मौसम बहुत गर्म है आजकल और हर तरफ चहमगोइयाँ भी हो रही हैं, इलेक्शन के हवाले से बातें हो रही हैं, सियासी गर्मा गर्मी उरूज पर है। पाक भारत टाकरे की भी जो गर्मा गर्मी है वो उरूज पर है। जो शायकीन क्रिकेट हैं वो बड़े पुरजोश हैं कल के मैच के हवाले से, और जो बादल छाए थे, जो बारिश का इम्कान था श्रीलंका के स्टेडियम में, वो अब बादल छट चुके हैं। रिवायती हरीफों का मैच मुकम्मल होने के इम्कानात रोशन हो गए हैं और धूप निकल चुकी है। बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं कि बारिश कल उम्मीद है कि नहीं होगी कोलंबो में। कौमी टीम ने आज प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया, बैटिंग बॉलिंग की मशकें की हैं, खूब हाथ पांव खोले हैं। पाक भारत मैच बारिश से मुतासर हुआ तो बाकी मैच अगले रोज़ खेला जाएगा। बिल्कुल 11 सितंबर को भी काबिल इस्तेमाल होंगी। उधर कप्तान बाबर आजम भारत के ख़िलाफ़ मैच में जीत के लिए हमें पुरअज़म दिखाई देते हैं और मौसम के बारे में है कि बारिश के बाद वहाँ पर अब धूप निकल चुकी है, ये खुशाइन चीज़ है। पाक भारत टाकरा बहुत यकीनी तौर पर लोग इसका इंतज़ार करते हैं। एक हफ़्ते के दौरान आलमी मार्केट में ख़ाम तेल की कीमतों में इजाफा देखने में आया है और इस हवाले से आलमी खबर एजेंसी के मुताबिक ख़ाम तेल की कीमत में $5 फ़ी बैरल इजाफा हो गया है। गल्फ़ मार्केट में ख़ाम तेल की कीमत $88 बैरल से बढ़कर $93 फ़ी बैरल तक पहुँच गई है। पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक 1 सितंबर को खाम तेल की कीमत 25,344 रुपये फ़ी बैरल बनती थी। कीमतें बढ़ने के बाद पाकिस्तानी करेंसी में खाम तेल की कीमत 28,086 रुपये बनती है। एक हफ्ते के दौरान आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा हुआ। खाम तेल की कीमत में $5 फ़ी बैरल इजाफा हो गया है। और अब बात करते हैं भारत में होने वाले G20 ग्रुप में दुनिया के 19 ममालिक शामिल हैं, जबकि यूरोपीय यूनियन को एक मुल्क के तौर पर इसमें शामिल करके इसे G20 का नाम दिया गया है। G20 का मकसद आलमी मईशत के हवाले से बुनियादी अमूर पर तबादला ख्याल करना और दुनिया को दरपेश मौशी मसाइल का हल तलाश करना है। G20 सरबराहान का इजलास भारत में जारी है, जहाँ चीनी सदर के अलावा G20 ममालिक के सरबराहान शिरकत कर रहे हैं, जिसमें रूसी सदर ने भी शिरकत नहीं की। दुनिया की GDP का 80% वाले ममालिक इत्तेहाद को G20 का इनाम दिया गया है। सऊदी अरब, अर्जेंटाइन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, जर्मनी शामिल हैं। भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, जनूबी अफ्रीका भी G20 में शामिल हैं। आगे बढ़े आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का सजावल में सईदपुर के मकाम पर इस्तकबाल किया गया है। हज़ारों की तादाद में कारकुनान बिलावल भुट्टो जरदारी की एक झलक देखने के लिए सड़कों पर मौजूद हैं। अवाम की कई किलोमीटर तवील कतारें लगी हैं, नारेबाजी की जा रही है, फूलों की पत्तियां भी निछावर की जा रही हैं। या मनाजिर भी देख सकते हैं। बिलावल भुट्टो का जगह जगह पुरतबाक इस्तकबाल करने के लिए जियाले मौजूद हैं। सड़कों पर अवाम की कई किलोमीटर तवील कतारें लग चुकी हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की एक झलक देखने के लिए वहाँ लोग मौजूद हैं, जियाले मौजूद हैं और सईदपुर के मकाम पर उनका इस्तकबाल भी किया गया है। हज़ारों की तादाद में हैं ये जियाले जो अपने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की एक झलक देखने को मौजूद हैं। सड़कों पर पार्टी परचम उनके हाथों में मौजूद हैं, नारेबाजी भी की जा रही है और ये आप देख सकते हैं बिलावल भुट्टो की गाड़ी पर फूलों की पत्तियां निछावर की गई हैं। सजावल में सईदपुर का ये मकाम है जहां पर उनका पुरतबाक इस्तकबाल किया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी सजावल में सईदपुर के मकाम पर उनका इस्तकबाल किया गया है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। आफ्ताब बुखीरी हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। आफ्ताब बताइएगा, इस वक्त सईदपुर के मकाम पर मौजूद हैं क्या चेयरमैन पीपल्स पार्टी, और मजीद कितना वक्त लगेगा उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने में, और कौन कौन से ऐसे मकाम हैं जहां पर वो रुकेंगे और कारकुनान से घुल मिल जाएंगे? देखिए जी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो है कराची से निकले थे, जो मुख्तलिफ जगहों से होते हुए अब सजावल क्रॉस कर चुके हैं और मुख्तलिफ जगहों पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन और मकामी लीडर जो हैं उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। काफ़ी तादाद जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वर्कर की मौजूद है, जो कि आज अपने पार्टी के सरबराह और साबिक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो के इस्तकबाल के लिए मुख्तलिफ जगहों पे कैंप लगाए गए थे और इस वक्त जो है बिलावल भुट्टो की गाड़ी पे फूल निछावर किए जा रहे हैं और ख़ास तौर पर
वो कारकुनान जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मकामी और ख़ास तौर पर सीनियर रहनुमा हैं वो भी मौजूद हैं। साबिक MNA साबिक MP भी जो है मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन सजावल में जो है मुख्तलिफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर की से ताज़ियत भी करेंगे और उसके बाद जलसा गाह की तरफ बढ़ेंगे। जी ठीक है आफ्ताब मुगीरी, बहुत शुक्रिया आपका। तो बिलावल अपनी मंजिल की जानिब रवा। सबसे बड़ा कंसर्न है सिक्योरिटी के हवाले से, क्योंकि आपको मालूम है कि बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से सिक्योरिटी कंसर्न्स डेफिनेटली होते हैं। इसी हवाले से आपको एक और खबर भी हम दे दें कि IG सिंध रिफत मुख्तार राजा से नाराज़ अफसरान रुखसत पर चले गए हैं, जिसके बाद सूबे में ग्रेड 20 और 21 के अफसरान की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। एडिशनल IG कराची खादिम हुसैन रिंद को मजीद 3 जिम्मेदारियाँ भी सौंप दी गई हैं। इस हवाले से मजीद डिटेल्स भी लेंगे अपने नुमाइंदे रजब अली से। अभी आपको खबर बता दें, कराची से खबर है जहां IG सिंध रिफत मुख्तार से नाराज़ अफसरान रुखसत पर चले गए हैं और ये नाराज़गी की वजह से किया गया है। सूबे में ग्रेड 20 और 21 के अफसरान की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। एडिशनल IG कराची खादिम हुसैन रिंद को मजीद 3 जिम्मेदारियाँ सौंप दी गई हैं। IG सिंध रिफत मुख्तार ने अहकामात भी जारी कर दिए हैं। एडिशनल IG कराची खादिम हुसैन रिंद को मजीद इजाफी 3 जिम्मेदारियाँ सौंप दी गई हैं। ग्रेड 20 और ग्रेड 21 के अफसरान की सूबे में शदीद किल्लत पैदा हो गई है। 2 ओहदों का चार्ज खादिम हुसैन रिंद के हवाले कर दिया गया है। खादिम हुसैन रिंद ने एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच का चार्ज भी संभाल लिया है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, DIG IT का चार्ज DIG ट्रेनिंग फैजुल्ला कोरेजो के हवाले कर दिया गया है और इसके अलावा DIG हेडक्वार्टर्स जुबैर दरेशक को भी इजाफी चार्ज सौंप दिए गए हैं। इसके अलावा 2 इजाफी चार्जेस की बात करें तो एडिशनल IG ट्रेनिंग अब्दुल कादिर कयूम के हवाले किए गए हैं 2 इजाफी चार्जेस और IG सिंध रिफत मुख्तार से नाराज़गी पर अफसरान रुखसत पर गए हैं, जिसके बाद ये खबरें सामने आ रही हैं कि जो दीगर अफसरान हैं जो काम करें उन्हें इजाफी चार्जेस सौंपे जा रहे हैं। रजब अली हमारे साथ मौजूद हैं। रजब, क्या वजह है, इतनी किल्लत क्यों पैदा हो गई है ग्रेड 20 और ग्रेड 21 के अफसरान की? देखें, ये सिलसिला कोई बहुत ज्यादा पुराना नहीं, बल्कि जैसे ये नए IG साहब रिफत मुख्तार राजा ने जैसे चार्ज लिया था तो जो सीनियर दीगर अफसरान थे जो ये सोचकर बैठे थे कि शायद जो है वो IG सिंध का ओहदा उन्हें सौंपा जाएगा, ताम उन्हें सौंपा नहीं गया। तो यही वजह थी बड़ी कि जो उनकी जिनसे वो अफसरान जो ग्रेड 21 के जो दीगर अफसरान थे ग्रेड 22 के, वो लोग जो है वो नाराज थे और यही वजह बनी कि जो पहला इजलास था IG सिंध रिफत मुख्तार ने जब चार्ज लिया था तो उस चार्ज में भी देखा गया कि जो है इमरान याकूब मिनाज समेत जो है वो दीगर अफसरान जो है वो मौजूद नहीं थे। ताहम जब अब जो है वो तमाम अफसरान जो नाराज थे वो रुखसत पर चले गए तो एक बड़ा इख्तलाफ पैदा हो गया सूबा सिंध में जो है वो आला पुलिस अफसरान यानी ग्रेड 20 और ग्रेड 21 के अफसरान की शदीद जो है वो किल्लत हो गई। ताहम अब जो है वो IG सिंध ने जो रवाना होने वाले या छुट्टी पर जाने वाले जो अफसरान थे उनकी जो है वो जगह पुर करने के लिए नए अहकामात जो है वो जारी कर दे। उन अहकामात के तहत जो है वो एडिशनल IG कराची जो है खादिम हुसैन रिंद को अब मजीद 3 ओहदों की जिम्मेदारियां भी जो है वो सौंप दी गई है। जब ग्रेड 21 के जो इमरान याकूब मिनाज थे उनकी रुखसत पर जाने से 2 ओहदे जो है वो खाली हुए थे पुलिस चीफ को, उन ओहदों पर भी जो है वो लुकिंग आफ्टर जो है वो चार्ज दिया गया, जिसमें एक एडिशनल IG CTD का है और दूसरा ओहदा जो है एडिशनल IG इस्टेब्लिशमेंट सिंध का है। जबकि खादिम हुसैन रिंद को जो तीसरा ओहदा दिया गया वो स्पेशल ब्रांच के एडिशनल IG का ओहदा भी अब खादिम हुसैन रिंद जो है वो संभालेंगे। जबकि दूसरी जानिब DIG ट्रेनिंग फैजुल्ला कोरेजो जो है वो उन्हें जो है वो DIG IT का चार्ज भी जो है वो सौंपा गया, जबकि DIG हेडक्वार्टर मोहम्मद जुबैर दरेशक को DIG फाइनेंस और उसके साथ साथ DIG इस्टेब्लिशमेंट का इजाफी चार्ज भी ठीक। रजब, बहुत शुक्रिया आपका। सिंध में ग्रेड 20 से 21 के अफसरान की शदीद किल्लत का जहां पर एक मामला है, वहीं पर शहर कायद से आपको एक और खबर भी दे दें कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर रात गए जहांगीर रोड नंबर 2 पर गैर कानूनी हाइड्रेंट पर छापा मारा गया। पानी से भरा गैर कानूनी टैंकर कब्जे में लेकर मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब बहुत ही यहाँ मामला है कि ये क्रैकडाउन किया जा रहा है, गैर कानूनी हाइड्रेंट्स पर यह छापा मारा गया है और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर रात गए जहांगीर रोड नंबर 2 पर यह गैर कानूनी हाइड्रेंट्स पर छापा मारा गया है। पानी से भरा गैर कानूनी टैंकर कब्जे में लेकर मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा इस वक्त दर्ज किया जा चुका है और ये जो हाइड्रेंट्स माफिया है इनके खिलाफ ये क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। शहर कायद की अहम डेवलपमेंट है कि मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची के हुक्म पर ये काम किया गया और छापा मारा गया। इसी पर मज़ीद अहम तफसीलात जानते हैं। मैं ज्वाइन किया है मोहम्मद सलमान ने। मोहम्मद सलमान, क्रैकडाउन चल रहा है, ये बताएं कि इसके अलावा मज़ीद भी अब ये क्रैकडाउन किए जाएंगे?
जी मोहम्मद सलमान, हमें सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, वाटर बोर्ड हुकाम की जानिब से जो है वो एक फहरिस्त तैयार की गई है, जिसमें गैर कानूनी हाइड्रेंट चलाने वालों और गैर कानूनी हाइड्रेंट की निशानदेही की गई है। ये कार्रवाई इसी की कड़ी है जो शहर में पानी चोरों के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला शुरू किया गया था, उसी की कड़ी है। 150 से जायद गैर कानूनी हाइड्रेंट्स में से एक हाइड्रेंट ये भी था जिसकी निशानदेही हुई थी झांकी रोड नंबर 2 पर। इस पर रात गए जो है वो कार्रवाई की गई और इस दौरान जो है वो पानी का एक टैंकर के पानी से भरा हुआ था और सप्लाई किया जा रहा था। शहरियों का पानी शहरियों से चोरी करके उन्हें बेचा जा रहा था, उसको कब्जे में लिया गया है। जबकि हाइड्रेंट पे लगी मोटर पाइप भी जब्त कर लिए गए हैं। जबकि गैर कानूनी हाइड्रेंट जब्त करने के बाद जमशेद क्वार्टर थाने में जो है वो बाकायदा मुकदमा भी दर्ज करा दिया है वाटर बोर्ड हुकाम ने। जी मोहम्मद सलमान, ये बताएं कि ये जो टैंकर माफिया है, ये जो पानी चोर एक माफिया है, ये कब से यहाँ पर सरगर्म है और क्या अब भी इनके खिलाफ मजीद क्रैकडाउन की जरूरत है? जी बिल्कुल, शहर में ये जो पानी चोर माफिया है ये सालों से शहर में शहरियों का पानी चोरी करके उन्हीं को फरोख्त करते हैं और महंगे दामों ये पानी फरोख्त किया जाए। और गैर कानूनी हाइड्रेंट्स का एक पूरा जाल है जिसमें से 200 से ज्यादा अफराद की जो है वो निशानदेही कर दी गई है कि 200 से ज्यादा एक गैर कानूनी हाइड्रेंट्स चलाने वालों के सरगना और जो है उनके कारिंदे शामिल हैं। जबकि 150 से ज्यादा। ठीक है, आपने बताया कि 200 से जायद हैं जिनके खिलाफ भी मजीद कार्रवाइयाँ की जाएंगी। मोहम्मद सलमान, आपने हकाइक से हमें आगाह किया, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। मौशी और इंतजामी चैलेंजेस से निपटने का मिशन है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत सरमायाकारी काउंसिल की एपेक्स कमेटी की अहम बैठक, अस्करी और सिविल हुकाम की शिरकत हुई है। इजलास में सरमायाकारी से मुतालिक उमूर का जायज़ा भी लिया गया है। जबकि निगरान हुकूमत मौशी बहाली के मनसूबे पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म दिखाई दे रही है। SIFC से ने मौशी तरक्की के अहदाफ के हसूल के लिए अमली इक़दाम की मंजूरी भी दे दी है। जबकि खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल ने रोड मैप भी वज़ा कर लिया है। SIFC एपेक्स कमेटी का इजलास है और मौशी तरक्की के लिए रोड मैप वज़ा कर लिया गया है। अमली इक़दाम की भी मंजूरी दी जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में आर्मी चीफ, वफाकी काबीना, वज़रा आला और सिविल और अस्करी हुकाम ने भी शिरकत की है। इसी में मज़ीद डिटेल्स भी जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे खुसूसी सिद्दीक साजिद हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे डिटेल लेंगे। सिद्दीक, बताइएगा इजलास क्या इस वक्त भी जारी है और इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है आज का? जी, इजलास जारी है, 4 घंटे हो गए हैं इस इजलास को। उनका मुख्तलिफ ब्रीफिंग्स रखी गई थी तो उस वजह से ये तवालुत कर गया है। फिर इसमें सूबों का जो इनपुट है वो भी लिया जाना बहुत ज़रूरी था। तो जैसे ही इजलास खत्म होगा तो मुतल्लिका जो वफाकी वज़रा हैं वो एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज के फैसलों के हवाले से बताएंगे। आज के इजलास में जो एक अहम तरीन बात हुई है वो ये है कि जो आटा, चीनी, डॉलर और दीगर जो ज़रूरी अशिया हैं उनकी जो स्मगलिंग में मुलव्वस अनासर हैं उनके खिलाफ जो अब तक कार्रवाई हुई है उसके बारे में एक तफसीली रिपोर्ट जो है वो पेश की गई है। और इसके बाद के ऊपर इत्मीनान का इजहार किया गया है कि चीनी की कीमतों में भी कमी वाकई होना शुरू हुई है और डॉलर की कीमत भी ओपन और इंटरबैंक में जो है वो कम हुई है। तो उस हवाले से जो इक़दाम है उनको जारी रखने का और बिजली चोरों के खिलाफ सख्त इक़दाम का भी फैसला जो है वो आज के इजलास में किया गया। जबकि दूसरी तरफ जो मुआशी तरक्की का रोड मैप है उसको आगे लेकर किस तरह चलना और SIFC का जो किरदार है उसको मजीद वसअत दे दी गई है। और इसमें तमाम जो अब स्टेक होल्डर्स हैं तो वो भी इसमें शामिल कर रहेंगे, जिसमें अब सूबे अभी अपना किरदार अदा करेंगे और साथ ही साथ जो वफाकी हुकूमत, आला अस्करी हुकाम उनके साथ मिलकर जो है वो तमाम जो इशूज़ गैर मुल्की सरमायाकारी के हवाले से हैं उनको न सिर्फ जल्दी हल किया जाएगा बल्कि कोशिश की जाएगी कि पाकिस्तान के अंदर जो गैर मुल्की सरमायाकारी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ दिया जाएगी। अच्छा सिद्दीक साजिद, निगरान सेटअप कलील मुद्दत के लिए है, ये सबके इल्म में है बात, और कल भी अहम इजलास हुआ है, आज भी अहम इजलास हुआ है। इस कलील मुद्दत में कौन से ऐसे फैसले लिए जा सकते हैं? ज़राए क्या बताते हैं? क्या लॉन्ग टर्म जिनके इफेक्ट्स आएँ या इमीडिएट इफेक्ट्स भी आ सकते हैं? कल निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने इजलास से खिताब में कहा था कि हम एक कलील मुद्दत के लिए आए हैं लेकिन हम एक ऐसा मुआशी बहाली का रोड मैप देकर जाएंगे ताकि आने वाली हुकूमत के लिए उस पर अमल दरामद में आसानी हो। तो उनसे मुराद यही है कि जो इस वक्त मनसूबाबंदी तीनों के ऊपर गौर कर रहे हैं। ठीक है, गौर कर रहे हैं। सिद्दीक साजिद, बहुत शुक्रिया आपका।
यकीनी तौर पर ये बहुत ही अहम इजलास है और 4 घंटे से, जैसे कि हमें सदीक जान ने बताया कि पिछले 4 घंटे से इजलास चल रहा है। बहुत सारे माफियाज़ के खिलाफ इकदाम किए जा रहे हैं और के अंदर भी ये डिसाइड किया जा रहा है कि कहाँ कहाँ पर मज़ीद इकदाम करने की ज़रूरत है। माफिया के गिर्द घेरा तंग होते ही चीनी की कीमतों को रिवर्स गियर लग चुके हैं। नाजरीन, चीनी के दाम आहिस्ता आहिस्ता अब कम होते नज़र आ रहे हैं। कराची में चीनी की रिटेल फ़ी किलो कीमत 178 रुपये हो चुकी है। लाहौर की बात करें, लाहौर में चीनी की फ़ी किलो कीमत 168 रुपये हो गई है। रावलपिंडी में चीनी की कीमत आम मार्केट में आज भी 190 रुपये है। यूटिलिटी स्टोर पर चीनी की फ़ी किलो कीमत 169 रुपये है। मुल्तान में चीनी मार्केट में 160 से 170 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगी है। बात करें गुजरांवाला की, तो गुजरांवाला में चीनी की कीमत में 510 रुपये कमी, फ़ी किलो कीमत 170 रुपये हो चुकी है। पेशावर में चीनी की फ़ी किलो कीमत में 10 रुपये कमी हुई है, जबकि फ़ी किलो कीमत अब 190 रुपये हो चुकी है। कराची में चीनी 178 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। चीनी की स्मगलिंग के हवाले से जो इकदाम किए जा रहे हैं, उसके बाद बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर चीनी की जो कीमत है वो कम हुई है। लाहौर की हम खुसूसी तौर पर बात करें तो वहाँ पर भी चीनी की कीमत को ब्रेक लगी है और कीमत नीचे आई है। इस वक्त लाहौर में चीनी किस रेट पर दस्तयाब है, जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, ज़ुहैब हसन कासमी। ज़ुहैब, बताइएगा लाहौर में चीनी का क्या रेट है और क्या ईजीली दस्तयाब है आम शहरियों को? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक यूटिलिटी स्टोर पर और यहाँ पर भी जो अगर चीनी की बात की जाए तो चीनी वाफर मकदार में इस वक्त ताहाल मौजूद है और कोई खातर खा रश भी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा। लाइक जो चीनी की शॉर्टेज की बात की जा रही थी वो यहाँ पर नहीं है। और चीनी की अगर कीमतों की बात की जाए तो ओपन जो यूटिलिटी स्टोर है इस वक्त यहाँ पर चीनी की कीमत 147 रुपये फ़ी किलोग्राम जो है वो मैसर है, जबकि ओपन मार्केट में यही चीनी जो है वो मज़ीद महंगी मिल रही है। जब कीमतों की अगर तब्दीली की बात की जाए तो यूटिलिटी स्टोर के जो हुकाम हैं, जो इंतज़ामिया है, उनका कहना है कि ताहम चीनी की कीमत में कमी का जो कोई नोटिफिकेशन है ताहाल उनको मसूल नहीं हुआ और चीनी जो है गुज़िश्ता कई हफ्तों से 147 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त की जा रही है और आम चीनी जो है रिटेल स्टोर पर जो है आम आवाम को दस्तयाब है। जी सही, बहुत शुक्रिया। लाहौर से हमें बता रहे थे लाहौर में जो सूरत हाल है, मुल्क में चीनी की स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के लिए हुकूमती इक़दाम के बाद अब देखा है कि चीनी की कीमत में कमी आना शुरू हो गई है। और कराची की बात करें तो कराची में आज चीनी की कीमत मज़ीद 2 रुपये कम होकर अब 178 रुपये हो गई है। बिल्कुल, चीनी की कीमत में मज़ीद कितनी कमी का इम्कान है और क्या हुकूमती इक़दाम किए जा रहे हैं, इसी वाले से नजीब नाइच हमारे साथ मौजूद हैं, उससे तफसीलात जान लेते हैं। नजीब, कहिएगा कराची में चीनी के हवाले से क्या इस वक्त करंट सूरत हाल है? जी बिल्कुल, चीनी ज़ख़ीरा करने और स्मगल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के ऐलान के बाद मुसलसल चीनी की कीमत में कमी आती जा रही है। चीनी जो तकरीबन 10 से 12 दिनों के दौरान तकरीबन 160 से 200 रुपये तक पहुंच गई थी कराची में, अब उसकी कीमत में मुसलसल कमी देखी जा रही है। इस वक्त चीनी 2 रुपये कमी से 178 रुपये रिटेल, जबकि होलसेल मार्केट में 170 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रही है। और इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है मार्केट एक्सपर्ट की जानिब से कि आइंदा रोज़ों में चीनी की कीमत में मज़ीद कमी होगी, क्योंकि सप्लाई बहाल हो चुकी है, जिसके बाद जो है मुसलसल कमी आ रही है। और उन ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ उन्होंने कहा कि अगर कार्रवाई मज़ीद तेज़ होगी तो इम्कान है कि चीनी की कीमत बहुत जल्द मज़ीद कम हो सके। इस तमाम तर सूरत हाल पर आवाम ने खुशी का इज़हार किया और ये मुतालबा भी किया है कि हुकूमत मज़ीद सख्ती लाए ताकि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं वो ज़ख़ीरा न कर सकें, और इसके अलावा हुकूमती जो रेट हैं वो नाफिज कराए जाएँ ताकि आवाम को हुकूमती रेट पर चीनी फराम हो सके। ठीक है नजीब, आपने हमें कराची की सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर लिया। अब रुख कर लेते हैं पेशावर का। मुल्क भर में चीनी माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन की बदौलत पेशावर में भी मुस्बत आसार अब नज़र आना शुरू हो गए हैं। होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत 173 रुपये है, जबकि परचून में 180 से 185 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है। इसी हवाले से मज़ीद बात कर लेते हैं नुमाइंदा PNN सफ़ीरुल्लाह से। जी सफ़ीरुल्लाह, बताइएगा पेशावर में चीनी के क्या नर्ख हैं? जी देखें, जो गुज़िश्ता कुछ दिनों से चीनी का जो मुल्क भर में जो बहरान आया था उसमें हुकूमत की जानिब से क्रैकडाउन की बदौलत अब इसकी कीमत में कमी आ रही है और दिन ब दिन जो चीनी की कीमतें हैं वो कम होती जा रही हैं। इस वक्त हम एक दुकान पे मौजूद हैं और इस दुकान के मालिक भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस सिलसिले में मालूमात करते हैं। जी हमें बताएं
यार तकरीबन इंशाल्लाह कमी आई है काफ़ी। 9100 रुपये पे बोरी पहुंची थी 9100 रुपये में, अभी जो है 8300 रुपये में चल रही है। तो कमी तो काफ़ी हुई है और आगे भी इम्कान है कि कमी होगी। तो अगर हुकूमती डंडा मजबूत है और ये डंडा उठाया जाए और सही मानों में ये डंडा चलाया जाए तो ज़ख़ीरा अंदोज़ जो है तो जितनी चीनी ज़ख़ीरा की गई है तो वो मार्केट में आएगी और उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले दिनों में चीनी के रेट जो हैं तो वो तेज़ी से गिरेंगे। निगरान वफाकी वज़ीर तिजारत गौहर एजाज कहते हैं कि पंजाब में चीनी वाफिर मिकदार में मौजूद है, सिर्फ सप्लाई चेन मुतासर होने से कीमतों में इजाफा हुआ है, मुल्क में किसी चीज़ का बहरान नहीं है। आइंदा क्रशिंग सीजन तक चीनी मौजूद है। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। हमारे मुल्क में 1 सितंबर को 2 मिलियन टन प्लस चीनी पड़ी थी। हर महीने की जो कंजम्पशन है 6 लाख टन से ज़्यादा नहीं है पाकिस्तान में। हमारे पास वाफिर स्टॉक मौजूद है नई क्रॉप आने से पहले। अब सिर्फ एक चीज़ थी कि स्मगलिंग को कंट्रोल करना, तो तमाम इदारे हमारे इस जो है, चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, चाहे वो हमारे हसास इदारे हैं, हर इदारा इस वक्त हरकत में आ गया कि किसी सूरत में हमने पाकिस्तानियों की कॉस्ट पे स्मगलिंग नहीं होने देनी। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि यहाँ वाफिर स्टॉक है इस वक्त। अगले सीज़न शुरू होने से पहले तो कोई वजह नहीं है कि हमारे मुल्क में किसी भी चीज़ की, स्पेशली चीनी की शॉर्टेज हो। गौहर एजाज साहब जो बात कर रहे हैं कि चीनी की किल्लत नहीं है और चीनी वाफिर मकदार में मौजूद है, सिर्फ जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है उसे कंट्रोल करने की ज़रूरत है और इक़दामात भी हो रहे हैं। अली, आपको लगता है कि ये इनफ है? जब रेट्स नीचे आ रहे हैं तो इसका मतलब है डेफिनेटली कहीं ना कहीं से तो काम पॉजिटिव हो रहा है। हमने देखा कि चीनी के हवाले से जो खबरें पहले सामने आई कि चीनी का बहरान है, चीनी मुल्क में मौजूद नहीं है, लेकिन हक़ाइक़ ये सामने आए कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी इसकी बड़े पैमाने पर की गई और अब उनके ख़िलाफ़ जब ये इस माफिया के ख़िलाफ़ एक्शन लिया गया, चीनी क्राइसिस के ख़िलाफ़, तो हमने देखा कि तमाम शहरों में इसकी जो प्राइसेस हैं अब वो नीचे आना शुरू हो गई हैं। और इससे बड़ा जो चैलेंज एक और था आयशा, वो था चीनी की स्मगलिंग के हवाले से, जो खास तौर पे अफगानिस्तान के हवाले से भी हमने चीनी पहले देखा कि स्मगल की गई और उस पर भी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए भी। और ये भी खबरें सामने आई कि पेशावर में इन आउट जो भी गाड़ियां होंगी या जो ट्रक होंगे उन्हें प्रॉपर चेक किया जाएगा ताकि जो स्मगलिंग है उससे रोका जा सके। इसी पर बात कर लेते हैं, हमारे साथ माहिर मईशत मौजूद हैं खाकान नजीब साहब। अस्सलाम वालेकुम खाकान साहब। सर, जो इक़दामात हो रहे हैं, डॉलर का रेट नीचे आ रहा है, 20-22 रुपये तक नीचे आ चुका है, चीनी अब अवेलेबल हो रही है 230 रुपये से, अब चीनी 178-170 तक मिल रही है काफ़ी जगहों पर। आपको लग रहा है सही सिमत में जा रहे हैं, बिल्कुल सही इक़दामात हो रहे हैं और मज़ीद अच्छी खबरें भी आने वाले दिनों में मिल सकती हैं? देखिए, 2 तरह की चीज़ें हैं जहाँ तक ये होर्डिंग, स्मगलिंग, इनको कंप्लायंस, इनको मैनेज करना, इनको इंश्योर करना कि ये सब ऐसी चीज़ें ग्रे मार्केट जो डॉलर में डेवलप हो गई थी, जो चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी हुई, इन सब को मैनेज करने के लिए तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन भी लेने पड़ते हैं। ये एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल हैं। पहले डॉलर की बात कर लेते हैं। देखिए ना, अगर एक ओपन मार्केट में बहुत प्रेशर आ रहा था और बहुत बाइंग हो रही थी, लोगों का एक बहुत रुझान बन गया था, वो एक सेंटिमेंट बन गया था, एक डॉलर जो था वो स्टोर ऑफ वैल्यू बन गया था। और अगर आप उसको इंटरबैंक से कंपेयर करें जो हमारी ऑफिशियल मार्केट है, तो उसमें उस तरह का प्रेशर जो था वो नहीं दिखाई दे रहा था। उसमें तो लिक्विडिटी अभी भी मैं कहता हूँ कमजोर है हमारी इंटरबैंक मार्केट की, बट जो बाहर हो रहा था वो तो एक एक्सचेंज रेट मार्केट के आउटसाइड जाके, कर्व मार्केट के आउटसाइड जाके ये सब कुछ हो रहा था। तो आई एम ग्लैड कि एक हमने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लिया, फिर कुछ हमने स्ट्रक्चरल बात भी की कि हम अपने जो एक्सचेंज कंपनीज हैं, जो ये बी कैटेगरी की कंपनीज हैं, उससे बाहर भी जो काम हो रहा था उनको कंसोलिडेट करेंगे। दुनिया भर में जो फाइनेंशियल सिस्टम्स है उनकी कंसोलिडेशन होती है। सो इट्स अ गुड स्टेप इन दैट डायरेक्शन, बट याद रखिए कि ये कंसिस्टेंट रहना चाहिए, हमें इस नहेज पे रहना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेटिवली जो काम करने हैं वो जरूरी हैं। पर इसके साथ साथ इंटरबैंक में जो डॉलर लिक्विडिटी क्रंच है जिसमें हमारे इनफ्लो। अच्छा खाकान साहब, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब कह रहे हैं कि आर्मी चीफ की जरा सी तवज्जो से डॉलर 20-22 रुपये नीचे आ गया। इससे मुत्तफिक हैं आप? आपको लगता है कि ये तवज्जो है, ज़रूरी है और ये मजीद भी रहनी चाहिए ताकि मजीद मुआशी मैदान से अच्छी खबरें आएँ? आयशा, अगर मैं आपको बड़ा क्लियरली एक बात कहूँ, हुकूमत का काम है एडवोकेसी करना, हुकूमत का काम है सिग्नल करना, हुकूमत का काम है वो अपना इंटीमेट करे कि वो क्या
सिग्नलिंग कर रही है मार्केट को, मार्केट उन सिग्नल्स पे डिपेंड करती हैं। अगर आपको मालूम है कि 9,000 अरब रुपए जो हैं वो इनफॉर्मल मार्केट्स में घूम रहे हैं, वो कभी चीनी में जाते हैं, कभी प्रॉपर्टी में जाते हैं, वो बहुत बढ़ के डॉलर और गोल्ड में जा रहे थे, तो इसको कर्ब करने की जो सिग्नलिंग की गई है, और ऑफ कोर्स क्योंकि उसमें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं एंड द आर्मी चीफ केम आउट वेरी क्लियरली टू सिग्नल, कराची में भी जब उन्होंने बात की टू हिज लिeutenants, टू हिज कोर कमांडर्स, टू जो प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स हैं कि इसको बिल्कुल बर्दाश्त ना किया जाए। तो ऑब्वियसली अक्रॉस द बॉर्डर जो है हमने जब डॉलर को रोका, जैसे ही हमने पेशावर में जो एरियाज हैं जहाँ पे ये काम हो रहा था वहाँ पे रोका, और जो सिग्नलिंग है वो यही गई कि हम ये काम नहीं अलाउ करना चाहते, उससे ओपन मार्केट। बिल्कुल खाकान, उसके इमीडिएट इफेक्ट्स नज़र भी आ रहे हैं, जो स्मगलिंग को रोका जा रहा है, जो इकदाम किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया अभी के लिए खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे, और जो इकदाम लिए जा रहे हैं उसके रिजल्ट्स आना शुरू हो गए हैं, और उम्मीद ये करें कि हमें मजीद अच्छी खबरें आएंगी। अभी ब्रेक लेंगे, स्टे विद अस। बच्चों की बात हो रही है तो कराची में जो खुले मैन होल्स हैं वो बच्चों के लिए मौत का सामान बने हुए हैं, मौत के कुएं बन चुके हैं बच्चों के लिए, और एक के बाद एक ऐसे वाक़यात पेश आते जा रहे हैं। रवां बरस शहर क़ायद में 69 बच्चे खुले मैन होल्स में गिरकर जान की बाजी हार गए हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की गटर के ढक्कन बनाने वाली फैक्ट्री भी किसी काम ना आई। गटर के ढक्कन चोरी होने पर भी बेबस मेयर ने हाथ खड़े कर दिए हैं। साबिक मेयर कराची मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, मौजूद रहे हैं, हम तदफीन में भी शरीक रहे हैं, हम मीडिया के ऊपर भी मौजूद रहे हैं, खुद हाफिज नईमुर रहमान साहब हर जगह शरीक हुए हैं, लेकिन मसला ये नहीं है कि हम मौजूद हैं या नहीं है, मसला हुकूमत की जिम्मेदारी का है। सर आपकी जमात हाफिज नईमुर रहमान साहब बहुत एक्टिव थे जब मेयरशिप के इंतखाब का मामला था, बहुत एक्टिव नज़र आए। जमात इस्लामी एक्टिव होती है और कराची के मसाइल हमेशा से उजागर करती रही है। ये मेरा पॉइंट है कि 70 बच्चे खुले मैन होल में गिरकर जाँ बाक हो गए हैं, कानून मौजूद है, अभी तक उस तरह से एहतजाज रिकॉर्ड नहीं कराया जमात इस्लामी ने। मैं वही बात आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि जमात इस्लामी मौजूद है। कराची चूँकि मसाइल का एक गोदाम है, यहाँ पे मसाइल जो है वो पूरे मुल्क के जितने भी मसाइल हैं अलग अलग, उन सब का जो मजमूआ है वो कराची में आके डंप होता है। और उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जितने हुक्मरान हैं जो यहाँ पर पिछले 15, 20, 25, 30 सालों से गुजर रहे हैं, इन तमाम हुक्मरानों ने सिवाय लूट मार के कोई दूसरा काम बिल्कुल नहीं किया सही। उसामा साहब, जमात इस्लामी एहतजाज करती है, अभी बिजली के बिलों पर भी आप लोगों ने एहतजाज किया है। हमारे साथ ही रहिएगा, अबू बकर भी हमारे साथ मौजूद है, मोहम्मद अबू बकर, MKM से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम अबू बकर साहब, ये MKM हर जमात में होती है सर, हर हुकूमत में होती है, इत्तेहादी जमात होती है, तो ये गटरों का मामला, गटर के ढक्कन का मामला आपका नहीं है, ये बहुत अरसे दराज से चला आ रहा है। सर क्यों इस पर आवाज़ नहीं उठाई जाती? छोटे मासूम बच्चे हैं, 2-2 साल के बच्चे, और वो वीडियोस इतनी डिस्टर्बिंग होती हैं जो आती हैं, सर क्यों कुछ नहीं किया जाता है? कराची को कभी तो कोई ऑन कर ले। ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त पूरे मुल्क में 3 मसाइल हैं, बेरोजगारी, महंगाई, दूसरा बिजली और गैस। ये तो इज्तिमाई तौर पर पूरा पाकिस्तान इस परेशानी से दो चार है। पूरे पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम इस परेशानी में मुब्तला है इस वक्त, और आप देख भी रही होंगे पूरे पाकिस्तान में अब आहिस्ता आहिस्ता अवाम की बर्दाश्त की लिमिट खत्म होती जा रही है, मुजाहरे पे आ गए। लेकिन कराची में क्योंकि कराची टैक्स देता है, पूरे पाकिस्तान को सबसे ज्यादा टैक्स देता है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू कलेक्शन यहाँ से होता है, तो जाहिर सी बात है जो रेवेन्यू दे रहा है, जो टैक्स अदा कर रहा है, उसको सजा तो मिलनी चाहिए ना इस चीज की। तो फिर इस सजा के तौर पे इसके मामलात में और इसकी परेशानी में मजीद इजाफा होता है। मसलन स्नैचिंग के अंदर सैकड़ों हमारे जवान बच्चे, और कल परसों 2 बाप बेटे को, और उसके बाद फिर स्नैचिंग के दौरान उसको गोली मार दी गई। सर मेरा पॉइंट ये है कि MKM कहीं नजर नहीं आ रही। सर इलेक्शंस करीब हैं, सारी जमातें ऑलमोस्ट उसकी तैयारियों में लगी हुई हैं। MKM तो पहले टूटी हुई थी सर, अब वो बमुश्किल इकट्ठी हुई है, और वो इकट्ठी होकर भी सर उस तरह से एक्टिव नहीं है, कुछ कहीं नजर नहीं आ रही है। एक बात मैं आपको क्लिप भेज देता हूँ अपनी एक्टिविटीज की, शब रोज की। एक दिन में 4 हमारी पब्लिक गैदरिंग हो रही है, और मैं कहेंगे आप तो आपको अपना
डेली की बुनियाद पर 4-4, 3-3, 5-5 मीटिंगें जो हो रही हैं, हमारी कॉर्नर मीटिंग हो रही है, पब्लिक गैदरिंग हो रही है, ओवरसीइंग। लेकिन आपका सवाल है बिल्कुल वजह है कि इतने बड़े शहर में जो पूरे पाकिस्तान को चलाता भी है और पालता भी है, और बदनसीबी इस शहर की कि उस शहर के अंदर गटर का ढक्कन आज अवेलेबल नहीं है। अब आप कहते हैं कि इनके मुख्तलिफ अदवार में हर हुकूमत के साथ शामिल नहीं। ये मसले जो है ना, देखें, ये मसला जो है ये सिंध हुकूमत का मसला है, बल्दियाती मसला है। इस ढक्कन को रखने के लिए सर मसला सिंध हुकूमत का है अबू बकर साहब, सिंध हुकूमत का मसला तो है, लेकिन जो बाकी अवामी नुमाइंदे होते हैं, जो अवामी जमातें होती हैं, जो अवाम की बात करती हैं, वो इन्हीं अवामी इशूज़ को हाईलाइट करती हैं ताकि वो आगे जाकर अवाम में जा सकें। अबू बकर साहब बहुत शुक्रिया आपका। उसामा रजी साहब जमात इस्लामी से मौजूद थे। उसामा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और ये वो मसाइल हैं कराची के जो अब से अरसा दराज से चले आ रहे हैं और इनके हल की तरफ कोई जमात नहीं आती है। पीपल्स पार्टी बहुत देर से इक़्तिदार में रही कराची में, और उसके बावजूद भी ये तमाम मसाइल मौजूद हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब आते हैं, प्रेस टॉक्स करते हैं और बड़ी अच्छी बातें करते हैं, दिल दहलाने वाली बातें भी करते हैं और आम आदमी की बात करते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। कराची के मसाइल जूं के तूं बरकरार हैं। मजीद भी कुछ खबरें शामिल करेंगे, लेकिन अभी हुआ है वक्त एक ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे शहर कायद के हवाले से, जहां पर गटर के जो ढक्कन है उनका मसला अभी तक हल नहीं हो सका। दुनिया चांद पर पहुंच गई और हमारे गटरों के ढक्कन ही नहीं हमें मिल रहे। लेकिन कराची की जहां तक बात है, वहां पर एक और अहम मामला भी आज आप लोगों के साथ शेयर करना है। वो है कराची में आशोब चशम के केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। यौमिया दर्जनों केसेस रिपोर्ट होने लगे हैं, जबकि इन्फेक्शन आशोब चशम का फैलाव रोकने के लिए बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज पाकिस्तान के डायरेक्टर डॉक्टर सईद गुलाम मुर्तज़ा शाह ने आशोब चशम से मुतालिक अलर्ट भी जारी कर दिया है और इस हवाले से मॉनिटरिंग की जा रही है। एयरपोर्ट्स पर बहुत कड़े इंतजाम किए गए हैं। डॉक्टर्स को कहा गया ख़ास तौर पर कि चेकिंग की जाए, वो लोग जिनको आई इन्फेक्शन है बिल्कुल उन्हें ट्रैवल ना करने दिया जाए। ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी की गई है। शायान अली इस पर डिटेल्स शेयर करेंगे। पहले वो डिटेल्स देखते हैं, फिर इस पर डिटेल डिस्कशन करते हैं। शहर कराची में आंखों के इन्फेक्शन, आशोब चश्म के केसेस में इजाफा। यौमिया दर्जनों केसेस रिपोर्ट होने लगे। फैलते आंखों के इन्फेक्शन से मुतासरा अफराद में बच्चे और खवातीन भी शामिल। डॉक्टर्स का कहना है कि इन्फेक्शन के दौरान मुतासरा शख्स की आंख सुर्ख हो जाती है और इन्फेक्शन का असर 8 से 10 रोज तक जारी रहता है। जो पर्सनल इफेक्ट की चीज़ें हैं, जैसे आपका टॉवल है, पिलो है, इन चीज़ों को बिल्कुल अलग रखें। दरवाजे के हैंडल पे, की चेन्स पे हाथ लगा रहे हैं तो वो जब किसी और को पास करें तो उसको क्लीन करके दें। इसी तरीके से अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और आप रिमोट कंट्रोल यूज़ करें तो आप क्लीन करके किसी और को पास करें। इन चीज़ों को अवॉइड करें ताकि क्रॉस इन्फेक्शन ना होने पाए। महकमा बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज ने एयरपोर्ट्स पर अलर्ट जारी करते हुए एयरलाइंस को आशोब चश्म से मुतासरा मुसाफिरों को एयरपोर्ट्स पर बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज के डॉक्टर से रुजू करने से मुतालिक आगाही देने के अहकाम जारी किए। एयरपोर्ट हुक्काम के मुताबिक आशोब चश्म से मुतासरा मुसाफिरों के सफर पर पाबंदी आयद नहीं की जा रही। एयरपोर्ट पर मौजूद डॉक्टर्स मुतासरा मुसाफिरों की हालत देखते हुए सफर के बारे में हिदायत देंगे। इसी आम मामले पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है शयान अली ने। शयान, ये बताएं सबसे पहले तो कि आशोब चश्म के केसेस की इस वक्त करंट क्या सूरत हाल है। दूसरा ये बताएं कि इसकी रोकथाम के हवाले से क्या कोई सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं, उस पर काम किया जा रहा है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि क्या कराची के जो एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर इसकी मॉनिटरिंग जारी है कि नहीं? हाँ जी, देखें कराची में जो है ना, ये आंखों का इन्फेक्शन, आशुब चश्म जो है तेजी से बढ़ता जा रहा है। यौमिया जो है दर्जन से ज्यादा केसेस जो है रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं, जिसके लिए जो है डॉक्टर्स की जानिब से जो है हिदायत की गई है कि जो जिनको ये इन्फेक्शन जो है मुतासर कर रहा है उनको जो है चाहिए कि अपने सामान जिसमें टॉवल हो गया, साबुन और दीगर अशिया जो है इस्तेमाल की, उनको जो है वो अलग रखा जाए ताकि जो फैमिली के दीगर मेम्बरान को जो है महफूज रखा जाए। क्योंकि इस इन्फेक्शन के जो है ना असरात इस तरह हो रहा है कि जो भी सामने अगर चीजें साथ में इस्तेमाल कर रहा है या सामने बैठता है देखता है तो उससे जो है ना इस इन्फेक्शन में इजाफा होता नजर आए। इसी के साथ साथ जो है वो एयरपोर्ट में भी अहकाम जारी किए गए हैं, अलर्ट जारी किया गया है कि
मुसाफिर जो भी है जिसमें इस तरह का जो इन्फेक्शन पाया जा रहा है उनको जो है वो डॉक्टर्स को दिखाया जाए, और डॉक्टर्स का अमला भी जो है एयरपोर्ट में बिठाया गया ताकि जो है मुसाफिरों को चेक किया जाए। और इनकी तरफ से मजीद ये कहा गया है कि जिनमें मजीद ज्यादा जो है इस तरह के असरात पाए जा रहे हैं इन्फेक्शन के, उनको जो है वो कोशिश करें कि वो सफर से गुरेज करें तो अच्छा है। ठीक है, सफ़र से गुरेज करें तो अच्छा है। शयान अली, आपने तफसीलन आगाह किया इस आम मामले के हवाले से, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट लिए। अगर आसान तरीन अल्फाज में बयान किया जाए तो ज़मीन की थरथराहट को ज़लज़ला कहा जा सकता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर रोज़ सैकड़ों ज़लज़ले आते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इतनी कम शिद्दत के होते हैं कि हम उन्हें महसूस ही नहीं कर पाते। कभी कभार ही बहुत ख़तरनाक नौयत के ज़लज़ले आते हैं जो कि बड़े पैमाने पर तबाही भी मचाते हैं और अमवात का सबब भी बनते हैं। ज़मीन की तह 3 बड़ी प्लेटों से बनी होती है। पहली तह का नाम है यूरेशियन, दूसरी इंडियन और तीसरी एरेबियन कहा जाता है। ज़ेरे ज़मीन हरारत जब जमा होती है तो ये प्लेट्स सिरकती हैं, ज़मीन हिलती है और यही कैफियत ज़लज़ला कहलाती है। ज़लज़ले की लहरें दायरे की शक्ल में चारों जानिब यलगार करती हैं और ज़लज़लों का आना या फिर आतिशफ़शां का फटना इन इलाकों में ज़्यादा होता है जहाँ पर इन प्लेटों के संगम पर जो वाक़े हैं, जो इलाके इन प्लेट्स के संगम पर वाक़े हैं। यानी जिन इलाकों में एक मरतबा बड़ा ज़लज़ला आ जाए तो वहाँ दोबारा भी बड़ा ज़लज़ला आ सकता है, ये माहिरीन बताते हैं। दुनिया के 80% से ज़्यादा ज़लज़ले बहरुल काहिल के किनारों पर होते हैं, जिसे रिंग ऑफ फायर यानी आग का दायरा भी कहा जाता है। रिंग ऑफ फायर के अंदर आतिश फ़शानी सरगर्मी बहुत ज़्यादा होती है और ज़्यादातर ज़लज़ले फॉल्ट जोन में आते हैं, जहां टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में जब टकराती हैं तो रगड़ रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है और ये प्लेटें जब वो पथरीली चट्टानें होती हैं जिनसे ज़मीन की बाहर वाली तह बनी होती है। ज़लज़ले के हवाले से हमने आपको कुछ मोटी मोटी चीज़ा बातें बता दी हैं कि ज़लज़ले आखिर क्यों आते हैं। आज के पाकिस्तान लाइव से इतना ही।